Good afternoon, all of you. So in the last class, we have completed ethics in accounting and finance. मैट सामने रखिए, फटाफट क्विक रिवीजन और उसके बाद उसका जितना भी क्वेश्चन आंसर्स पॉसिबल है, जितना भी पॉसिबल है वो सब डिस्कस हो जाएगा. मतलब इससे बाहर से और कुछ नहीं आ सकता. सो एथिक्स इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में सबसे पहले एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पढ़ते थे. हाउ डू वी क्रिएट एन एथिकल एनवायरमेंट? We create an ethical environment in accounting by following three measures. We have to create an ethical environment in accounting by following three measures. Ensuring that the employees are aware. Ensuring that employees are aware about their legal and ethical responsibility. Make sure the employees are aware about your legal and ethical responsibility. उन लोगों को पहले ट्रेन कर दो कि मेरे यहाँ पर अगर अनएथिकल अकाउंटिंग करेगा, ना केवल जॉब से हाथ जाएगा, जेल और पेनल्टी अलग होगा. बुद्धि में जा रहा है? So make the employees aware about the legal and ethical responsibility. Provide a communication system between management and employee so that employees can report management illegal and unethical practices without the fear of being reprimanded. Reprimanded means punished. And ensure fair treatment to whistleblower. Unfair treatment to whistleblower. Ensure fair treatment to whistleblower. Whistleblower हम लोग को बताते हैं कि आउटसाइड अथॉरिटी को बताते हैं. जैसे आप लोग देखे होंगे कि रिसेंटली एक सेना का जवान एक विसल ब्लोअर का काम निभाया. सेना का जो जवान है वो एक विसल ब्लोअर का काम किया. सुने भी तो नहीं है? जो सेना का जवान था विसल ब्लोअर का काम किया ना, कि देखिए सुबह सुबह हम लोगों को क्या दे रहा है, एक जली हुई रोटी और चाय, कोई अचार नहीं, कुछ नहीं. तो जवान कैसे रहेगा? और इतना बर्फ, वहां पर जो वो फोटो दिखाया, बोला -50, 15, 50, पता नहीं, -50 ही अपने मन से बोल रहा है कि वो बोला. तो जो भी, लेकिन बर्फ, इतना बर्फ में सुबह से लेकर के रात तक, बोला 6 बजे से लेकर के शाम का 5 बजे तक रहता है. सुबह 6 से शाम को 5 खड़ा रहना पड़ता लगातार. तो सुबह में अगर ये सब खाने मिलेगा तो कैसे होगा? फिर वो अपना लंच भी दिखाया कि दाल में दाल ही नहीं है, मतलब दाल में जो दाल होना चाहिए वो है ही नहीं, प्रोटीन कहां से मिलेगा? तो नाउ ही प्लेड द रोल ऑफ व्हाट? विसल ब्लोअर. वो सीधा जाकर के मैनेजमेंट को बताया कि आउटसाइड अथॉरिटी लोगों. एंड इट हैज क्रिएटेड सच ट्रेमर्स. अर्थक्वेक आ गया, ट्रेमर्स आ गया पूरा आर्मी में. आर्मी का सीनियर ऑफिसर लोग क्या बोल रहे हैं सामने कि यही गलत है, इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारा इनडिसिप्लिन का केस चल रहा है, इसके ऊपर ऑलरेडी इनडिसिप्लिन का केस चल रहा है, हम आपको बताना चाहेंगे. तो ये चीज जो आप बोल रहे हैं तो गलत है ना रे बाबा, आपको ऐसा तो नहीं करना चाहिए. वो उसका जो बटालियन का ऑफिसर लोग है उन लोग बोल रहे हैं कि ये इनडिसिप्लिन है, एटसेट्रा एटसेट्रा. लेकिन जो आर्मी जो पूरा ओवरऑल कंट्रोल करता है, मैनेजमेंट जिसके हाथ में है, उसको उस बटालियन से शिफ्ट कर दिया दूसरा बटालियन में. क्योंकि इस बटालियन में रहेगा तो उसके साथ हैरेसमेंट, डिस्क्रिमिनेशन सब होने का चांस है. तो उसको शिफ्ट कर दिया, दूसरा बटालियन में शिफ्ट कर दिया. तो इसको बोलते हैं इंश्योरिंग फेयर ट्रीटमेंट. वी हैव टू इंश्योर फेयर ट्रीटमेंट टू विसल ब्लोअर, तब ना जाके सब काम एथिकल होगा. समझे क्या? सो 3 स्टेप है हाउ टू क्रिएट एन एथिकल एनवायरनमेंट. Ensuring employees are aware about the legal and ethical responsibility. Strong communication between management and employee. Fair treatment to whistleblower. Are we through with this? Okay. उसके बाद लोग अनएथिकल होते हैं, इसके पीछे 4 कारण है. लोग अगर अनएथिकल अकाउंटिंग करते हैं, there are 4 reasons of unethical accounting. 2 से emphasize on short term result. 2 से emphasize on short term result में एग्जांपल लिखेगा एनरॉन स्कैंडल, एनरॉन स्कैंडल, वर्ल्डकॉम, सत्यम, 2001, 2006, 2009, 2001, 2006 एंड 2009 रिस्पेक्टिवली. एनरॉन जो था, एनरॉन स्कैंडल एनर्जी का कंपनी था ना, बेस्ड इन टेक्सास यूएसए. तो उसका स्कैंडल सामने आया था 2001. अच्छा, वर्ल्डकॉम एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी था वर्जीनिया में यूएसए, उसका स्कैम 2006. और सत्यम आईटी कंपनी था, 2009 में उसका स्कैम सामने आया. इन लोग तीनों के अकाउंटिंग फ्रॉड में इन्वॉल्व थे. प्रॉफिट को झूठा झूठा बढ़ा करके दिखाते थे बिकॉज दे हैड लॉन्ग टर्म विजन की शॉर्ट टर्म विजन, एम्फेसिस ऑन शॉर्ट टर्म रिजल्ट. ऊपर से इन्वेस्टर का प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है कि मार्केट प्राइस को बढ़ाओ. तो कैसे बढ़ाएंगे मार्केट प्राइस? अनएथिकल अकाउंटिंग करना पड़ता है. बट ये सब कोई जस्टिफिकेशन नहीं है तो गलत ही. तो इन्वेस्टर का प्रेशर. अब जैसे हम लोग के यहां पर एक टेस्ट हुआ था लॉ का, उसमें एक बच्चा बुक खोल करके लिख रहा था, पकड़ा गया. हम लोग नाम नहीं बोलते हैं, तो बुक के साथ पकड़ा गया. बुक भी वही है. तो ये एग्जाम जो है
इसमें अगर तुम टॉप कर गए, क्या हम तुमको 1 लाख 2 लाख रुपया देंगे? नहीं। आप समझ रहे हैं? ये एग्जाम सेल्फ इवेल्युएशन एग्जाम है। यू हैव टू सेल्फ इवेल्युएट योरसेल्फ। माय गॉड, सेल्फ इवेल्युएट करना था आपको। लेकिन सर आपका कोई गलती नहीं है सर, आप 8 ऑप्शन देते हैं एग्जाम का, लेकिन सर हम लोग का वो 8 क्लैश हो गया। कोई बात नहीं, एक मौका और है, कल थर्सडे सुबह 8:30 से लेकर के 5:30, जब आपको टाइम मिले आप आकर के एग्जाम दे दीजिएगा। 8:30, 11, 2:30, 5:30, एक मौका और है। तो मतलब लूजर्स लोग ये बोल रहे हैं हमको टाइम नहीं मिला तो हम क्या करें। तो और एक ऑप्शन, ये समझ आ रहा है? उसके बाद एक्शन होगा, पहले ऑप्शन फिर एक्शन। तो थर्सडे आखिरी मौका है नोट जमा कराने का मतलब एग्जाम देने का। थर्सडे का विंडो अगर क्लोज हो गया उसके बाद एक्शन होगा। तो मेक श्योर कि थर्सडे जो है सुबह 8:30 से लेकर के 5:30 तक 4 ऑप्शन है, कभी भी आकर के दे दे। अच्छा सुनिए ना, और फ्रेंचाइजी स्टूडेंट्स प्लीज कलेक्ट द एग्जाम पेपर फ्रॉम योर रिस्पेक्टिव फ्रेंचाइजीज। हाँ, तो एम्फेसिस ऑन शॉर्ट टर्म रिजल्ट। और क्या होता है? इन्वेस्टर का प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है, ऊपर से अकाउंटिंग रूल क्या होते जा रहा है, कॉम्प्लेक्स। और इकोनॉमिक साइकिल व्हेन द बिजनेस पासेस थ्रू रिसेशन एंड डिप्रेशन, then the business tend to do unethical accounting. Generally business does unethical accounting during recession depression. Are we through with this? फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 fundamental principles of ethics are there. There are 5 fundamental principles relating to ethics. जो पढ़ करके आएगा वही बता सकेगा, हाथ उठाइए और आंसर दीजिए। जो पढ़ करके आएगा वही बच्चा आंसर कर सकेगा, जो पढ़ करके आएगा। ओके, गो फॉर इट बॉय। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी को एक्सप्लेन करो। ऑडिटर हो या अकाउंटेंट हो, मस्ट बी ऑनेस्ट, सिंसियर एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। ऑनेस्ट, सिंसियर एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। इंटीग्रिटी और एक्सप्लेन करो। 3 पॉइंट और लिखना होगा इंटीग्रिटी में। हलवा है क्या? 3 पॉइंट और लिखना होगा इंटीग्रिटी में। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी में आपको 3 पॉइंट और लिखना होगा। कोई ऐसा काम मत करो जिससे गुडविल खराब हो, कोई ऐसा काम मत करो जिससे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव ही ना हो, एंड कम्युनिकेट बोथ फेवरेबल एंड एडवर्स। ये क्या था? प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी। 3 चीजें इंटीग्रिटी में, कोई ऐसा काम मत करो जिससे गुडविल खराब हो, कोई ऐसा काम मत करो जिससे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव ही ना हो, और कोई फेवरेबल हो या एडवर्स हो, जो बात है वो सच बताओ। इंटीग्रिटी के बाद ऑब्जेक्टिविटी, we have to remain partial कि impartial? Impartial. Confidentiality cannot be leaked at any cost. फिर principle of skill and competence कि आपको due skill and care लगाना होगा, due skill and care, और फिर professional behavior. Very good. So these are 5 principles, 5 fundamental principles of ethics. फिर अपने threats पढ़ लिए थे ना, different kinds of threats. 5 threats are there, 5 types of threats. There are 5 types of threats. Raise your hand. 5 types of threats. Anyone? Okay, go for it. Yeah. Familiarity threat. Familiarity threat. You know, if you know someone, then you tend to be soft on that person. अरे बाबा, तो you tend to become unethical. ये एक बहुत बड़ा threat है, familiarity threat. हम साथ हैं. Advocacy threat. आप गलत एडवाइस दे देंगे ना पब्लिक को, प्रोस्पेक्टस वगैरह में आप जानबूझ करके गलत चीज के ऊपर क्या कर रहे हैं, साइन, रॉन्ग एडवाइस गिवन टू द क्लाइंट और पब्लिक। एडवोकेसी थ्रेट हो गया। सेल्फ इंटरेस्ट है, सबसे बड़ा थ्रेट तो सेल्फ इंटरेस्ट है, और सबसे टॉप वाला थ्रेट क्या है? सेल्फ इंटरेस्ट। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट समझ में आ रहा है? ब्राइबरी, हायर रेम्यूनरेशन, ब्राइबरी, हायर रेम्यूनरेशन। ऑडिटर है तो थ्रेट ऑफ लूजिंग द ऑडिट ऑफ नेक्स्ट ईयर, थ्रेट ऑफ ऑडिट लूजिंग द ऑडिट ऑफ द नेक्स्ट ईयर। एम्प्लॉय है तो थ्रेट ऑफ लूजिंग द जॉब ऑफ इमीडिएटली, एनी टाइम। ऑडिटर है तो अगला बार अपॉइंट नहीं करेंगे, एम्प्लॉय है तो अभी निकाल देंगे। सेल्फ रिव्यू आएला, आता ही नहीं है। लैक ऑफ अकाउंटिंग नॉलेज, सेल्फ रिव्यू थ्रेट ऑकर्स बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अकाउंटिंग नॉलेज। इंटिमिडेशन थ्रेट समझ में आ रहा है? कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, दिस इज व्हाट इंटिमिडेशन थ्रेट। मतलब गोली मार देंगे, अनएथिकल अकाउंटिंग करो तो गोली मार देंगे, ये क्या है? इंटिमिडेशन थ्रेट। फिर एक टॉपिक हम लोग पढ़े थे जो सीएमए वाले बच्चों के सिलेबस में नहीं है लेकिन सीए वाले बच्चों के सिलेबस में है, सेफगार्ड्स। कोई भी एक बच्चा हाथ उठाओ और बताओ व्हाट आर द सेफगार्ड्स। गो फॉर इट बॉय। सेफगार्ड समझ में आ रहा है? सेफगार्ड मतलब थ्रेट से बचे कैसे। वेरी गुड। एजुकेशनल एंड एक्सपीरियंस
and training, education, experience and training requirement for entry into the profession. Profession में घुसने के पहले आप लोग को पढ़ाया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है, ऐसा होता है कि नहीं होता, बताइए तो. कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट मतलब प्रोफेशन बनने के बाद भी उन लोग का ट्रेनिंग होता है. कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट. कॉर्पोरेट गवर्नेंस का रिक्वायरमेंट्स फॉलो करना पड़ता है. प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स बनाया गया बाय द इंस्टीट्यूट्स. इंस्टीट्यूट्स हैव क्रिएटेड द एथिकल स्टैंडर्ड्स. प्रोफेशनल मॉनिटरिंग भी करता है, बोले थे ना पीयर रिव्यू वगैरह करता है, तो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड बनाया, प्रोफेशनल मॉनिटरिंग होता है. एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, देयर इज अ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट सेक्शन 147 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 जो कि बोलता है कि अगर ऑडिटर फ्रॉड किया तो उसके ऊपर क्या ठोक देंगे, पेनल्टी, और जेल भी हो सकता है उसको एज पर सेक्शन 147. क्या नाम है आपका? वेरी गुड सूरज, वेरी गुड, कीप इट अप. बोलो. वेरी गुड. उसी के साथ लिख देना जो अपने प्रोफेशनल मॉनिटरिंग के साथ लिख रहे थे. वेरी गुड बॉय. कितना साफ ढंग से बोला है लड़का. अच्छा, ये तभी वो बोल सकेगा जब वो घर में पढ़ा है. घर में पढ़ करके आना जरूरी है. जो नहीं पढ़ करके आ रहे हैं कोई बात नहीं, कभी ना कभी पढ़ लेंगे. इस उम्मीद के साथ हम रिवीजन करवाते हैं कि सेफगार्ड्स में क्या क्या है. एजुकेशन, ट्रेनिंग, एजुकेशन, ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट, एजुकेशन ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट फॉर एंट्री इनटू द प्रोफेशन. फिर कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स बनाया गया, प्रोफेशनल मॉनिटरिंग होता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो करना पड़ेगा, एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस एज पर सेक्शन 147 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. Raise your hand and discuss ethical conflict resolution. What do you mean by ethical conflict resolution? If the senior manager or director of the company, senior manager or director of the company, senior manager or director of the company forces the employee to do unethical accounting. समझ में आ रहा है? कोई सीनियर मैनेजर आपको आकर के फोर्स कर रहा है कि अनएथिकल अकाउंटिंग करो to achieve a target. Very good. Then employee should analyze the situation. Then the अगर कोई हम लोग को फोर्स करेगा कि अनएथिकल काम करो, we should analyze the situation carefully. Analyze the situation carefully. Find out ethical and unethical issues involved. Analyze the situation carefully. Find out ethical and unethical issues involved. कि आखिर क्या चीज एथिकल है और क्या चीज अनएथिकल है. Remember our fundamental principle कि नहीं होए हम ये काम नहीं कर सकते. We should analyze the situation carefully. Analyze the situation. Find out what is ethical and what is unethical. Remember our fundamental principles. याद है ना? Principle of integrity, objectivity, confidentiality, skill and care, professional behavior. And try to work out alternatives. Try to follow other alternatives means which are ethical ki unethical. Try to follow other alternative measures which are ethical to achieve the same target or reach near to it. If not achieve the target, reach near to it. And if it is not possible to reach near to the target and the seniors are not allowing us to follow ethical means we should withdraw. Withdraw मतलब resign. लेकिन unethical होंगे क्या? कोई हम लोग को क्या होने बोल रहा है? हाँ, unethical accounting करने बोल रहा है ताकि उनका ऑब्जेक्टिव पूरा हो सके. तो हम लोग को सिचुएशन को क्या करना चाहिए? एनालाइज. एथिकल एंड अनएथिकल इश्यूज को फाइंड आउट करना चाहिए. रिमेंबर आवर फंडामेंटल प्रिंसिपल. रिमेंबर, इससे क्या होता है ना, आपको याद आ जाता है कि नहीं होए हम ऐसा नहीं कर सकते, बच जाएंगे आप. तो जब कोई भूत आत्मा से डर लगता है तो आप क्या पढ़ना चालू कर देते हैं. तो वैसे ही हम लोग को अनएथिकल होने बोल रहे नहीं होए फंडामेंटल प्रिंसिपल, एंड फिर फॉलो अदर ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस व्हिच आर एथिकल. And if they do not allow us to follow ethical means we should withdraw, matlab resign. So this is all ethical conflict resolution. Are we through with this, boys and girls? एकदम निंजा की तरह क्वेश्चंस आंसर सॉल्व करने वाले हैं. आइए क्वेश्चन नंबर 1. खुशखबरी ये है कि ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, केवल 12 ही है. और अगर आप सीएमए कर रहे हैं तो 9 ही है. तो जितना क्वेश्चन है सीएमए में 9 और सीएमए 12. आइए नक्की करते हैं एक एक करके. क्वेश्चन नंबर 1, करेक्ट इनकरेक्ट बताना है. हाँ, बोलता है विंडो ड्रेसिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल नॉट बी यूजफुल इन लॉन्ग रन. विंडो ड्रेसिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल नॉट बी यूजफुल इन लॉन्ग रन. करेक्ट. It is only for those who emphasize on short term result. Window dressing is only for those who emphasize on short term result. It is not useful in long run. Are you through with this? It may be done for maximum 2 years, 3 years, but at the end of the day,
scandals like Enron, WorldCom, Satyam proves this scandals of Satyam, Enron, WorldCom proves that such organization cannot focus on long-term growth. Are we through with this? Question number 2. वही correct incorrect वापस से बोलना है. Ensuring fair treatment to whistleblower will help in creating good ethical accounting environment. Because we create ethical accounting environment by how many measures? 3 measures. What are the 3 measures? उसमें तीसरा measure क्या था? Fair treatment to whistleblower. Correct. Question number 3. Pump up yourself, boys and girls. Question number 3. State how far a sound ethical environment in a company may be created and corporate scandals may be avoided. वापस से पढ़ो. State how far a sound ethical environment in a company may be created and corporate scandals may be avoided. 3. अरे यार, how do we create an ethical environment? अब ऐसा तो क्वेश्चन नहीं आएगा ना, how do we create an ethical environment? ऐसे क्वेश्चन आएगा, state how far we can create an ethical environment in accounting and organization and corporate scandals can be avoided. तो आपको समझना पड़ेगा. कितना तो मेजर पूछा? 3. तो 3 तो मेजर लिख दीजिएगा. Ensuring the employees are aware about their legal and ethical responsibility. Ensuring employees are aware about their legal and ethical responsibility. Providing a communication system between management and employee and ensuring fair treatment to whistleblower. समा जाना चाहिए एक एक चैप्टर बॉडी के अंदर. क्वेश्चन नंबर 4. एक्सप्लेन द रीजन फॉर अनएथिकल बिहेवियर अमंग फाइनेंस एंड अकाउंटिंग प्रोफेशनल. कितना रीजन था? बोलते रीजन बताओ अनएथिकल बिहेवियर का. कितना रीजन है अनएथिकल बिहेवियर? 4. एम्फेसिस ऑन शॉर्ट टर्म रिजल्ट. एम्फेसिस ऑन शॉर्ट टर्म रिजल्ट. अकाउंटिंग रूल कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं. इन्वेस्टर का प्रेशर है. इकोनॉमिक साइकिल. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं. सेल्फ इंटरेस्ट रेट के लिए पूछ रहा है. तो सेल्फ इंटरेस्ट रेट का एग्जांपल पढ़े थे ना. क्या क्या था? ब्राइबरी, ऑडिट नहीं देना नेक्स्ट ईयर का, जॉब से निकाल देना. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 सेफगार्ड्स है जो कि ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 7 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स. कितना तो पढ़ाया गया था? ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. हाउ मेनी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स आते हैं? 5. क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है क्या प्रेशर का सामना करना पड़ता है? ओए बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ था? तुमको क्या अनएथिकल काम करने बोला था अकाउंटिंग में? क्या हुआ था तुम्हारे साथ? बताओ. तुम्हारा सीनियर मैनेजर ने तुम्हारे साथ क्या किया अनएथिकल अकाउंटिंग के लिए? क्या करने बोल रहा था तुमको? अनएथिकल अकाउंटिंग मतलब बोल रहा था एएस मत फॉलो करो, लॉ को फॉलो मत करो. ये समझ आ रहा है? मतलब यू आर बीइंग आस्क्ड टू एक्ट कॉन्ट्ररी टू लॉ. You are being asked to not to follow accounting standards, not to follow your professional standards. हाँ, जो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स है, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, लॉ, ये सब आपको फॉलो करने से मना किया जा रहा था. तो ये सब प्रेशर है. क्वेश्चन नंबर 8 में लिख दो सेल्फ. एक बार रीड कर लेना. सेल्फ रीड. क्वेश्चन नंबर 9 में एथिकल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन. तो एथिकल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन तो ऑलरेडी हम आपको लिखवा भी चुके थे लास्ट क्लास. माय गॉड. क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्लास ही पढ़ चुके थे हम लोग. अरे सेफगार्ड्स यहीं तो पढ़ने बोले थे. 11 में देखो वही है एथिकल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन. देखो ना 11 का पॉइंट नंबर है रेलिवेंट. क्या स्टडी करेंगे? फैक्ट्स. ओए एथिकल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी द relevant facts. फिर क्या करते बताओ तो? relevant facts, ethical issues involved, fundamental principles, alternative course of action. वही सब है. तो ऑलरेडी जो हम लिखवाए हैं वहीं से पढ़ लेना, यहां से मत पढ़ना. क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है क्या इंपॉर्टेंट है एथिक्स फॉलो करना अकाउंटिंग में? हाँ, इज इट नेसेसरी? इससे क्या फायदा होगा हम लोग को अकाउंटिंग में एथिक्स फॉलो करेंगे तो? स्कैंडल्स नहीं होगा, लॉन्ग टर्म रहेंगे. माय गॉड. पक्का? गुडविल ब्रांड इमेज अच्छा होगा. तो वही यहां पर लिखा हुआ है. रीड लिख दो खाली. रीड. ओके. तो ये क्वेश्चन आंसर हम लोग फटाफट डिस्कस कर लिए. आज का जो चैप्टर है वो स्टार्ट जरूर होगा, खत्म नहीं होगा. नहीं, क्वेश्चन आंसर्स नहीं, चैप्टर ही खत्म नहीं होगा. बड़ा चैप्टर है आज का. मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, आपको जान करके खुशी होगा कि अब हम लोग का केवल 2 ही चैप्टर बाकी है. एक है कॉर्पोरेट गवर्नेंस और एक है एनवायरमेंट एथिक्स. कॉर्पोरेट गवर्नेंस और आज क्या स्टार्ट कर रहे हैं?
कॉर्पोरेट गवर्नेंस, बड़ा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। सब बंद कर दो मेरे बच्चों, लगातार लेक्चर में कंसंट्रेट करो। क्लोज एवरीथिंग, जस्ट फोकस ऑन द लेक्चर। सुनिए, कॉर्पोरेट व्हाट गवर्नेंस, ये सबको पता होना चाहिए। कंपनी जो रहता है, कंपनी इज ओन्ड बाय द, कंपनी इज ओन्ड बाय द शेयर होल्डर बट नॉट गवर्नड बाय द शेयर होल्डर, इट इज गवर्नड बाय द शेयर होल्डर की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। वेरी गुड, कंपनी इज ओन्ड बाय द शेयर होल्डर बट गवर्नड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये डायरेक्टर्स का जिम्मेदारी है, क्योंकि उन लोग कंपनी को गवर्न कर रहा है, मैनेज कर रहा है। ये डायरेक्टर्स का जिम्मेदारी है कि डायरेक्टर शुड मैनेज द कंपनी, डायरेक्टर शुड मैनेज द कंपनी इफेक्टिवली, एफिशिएंटली, ट्रांसपेरेंटली, इफेक्टिवली, एफिशिएंटली एंड फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द स्टेक होल्डर, फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द। सो कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज अ कंसेप्ट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज अ कंसेप्ट which recognizes, which emphasizes that board of directors should manage the company effectively, efficiently, transparently for the benefits of stakeholders. Company is owned by shareholder but not managed by the shareholder, managed by the board of directors. So corporate governance is a concept. Corporate governance is a, corporate मतलब क्या, company, governance मतलब क्या, management. So corporate governance is a concept that company is governed by the board of directors. Company should be governed by the, company should be governed by the board of directors effectively, efficiently, transparently for the benefits of all the stakeholders. So corporate governance is a concept which recognizes, corporate governance is a concept which recognizes that director should govern the company, director should effectively, efficiently, transparently. समझ में आया? For the benefits of stakeholder. Effectively मतलब काम करो, efficiently मतलब अच्छे से, transparently मतलब कुछ छुपाओ मत, किससे, stakeholder से, transparency रखो, remain accountable for your decisions. बोलो, accountable मतलब जवाबदेही। आज कंपनी चला कौन रहा है? डायरेक्टर्स। तो डायरेक्टर अपना कंपनी समझ करके चला लेगा कि ट्रांसपेरेंसी रखेगा? डिसीजन ले लेगा और बताएगा नहीं शेयर होल्डर लोग को? तो जवाब, यू हैव टू स्टैंड बाय योर डिसीजन। आपने अगर डिसीजन लिया तो आपको बताना पड़ेगा कि ये डिसीजन क्यों लिया, क्या डिसीजन लिया और क्यों लिया। रिमेन अकाउंटेबल। अकाउंटेबल मतलब आंसरेबल, जवाबदेही हो। बोलो, किसको बोला जा रहा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। फॉर द बेनिफिट्स ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर मतलब कौन होता है? गलत। स्टेक होल्डर एक बहुत ही ब्रॉडर शब्द है। स्टेक होल्डर मतलब शेयर होल्डर नहीं होता। स्टेक होल्डर मतलब any person who is having any interest in the company. Stakeholder is a person who is having any kind of interest in the company. Stakeholders are those who are having any kind of interest in the company and they are affected by the company's decisions. अगर आप मेरा डिसीजन से इन्फ्लुएंस होते हैं, अफेक्ट होते हैं, तो आप मेरे स्टेक होल्डर हैं। कंपनी का डिसीजन जिन जिन लोग को फर्क पड़ता है, कंपनी का डिसीजन से जिन जिन लोग को, उन लोग सब आपके क्या है? स्टेक होल्डर। टोटल स्टेक होल्डर्स में 8 जन का नाम आता है। देयर आर टोटल 8 स्टेक होल्डर्स। सीए के मैट में एक ठो गायब है, तो हम एक ठो लगवा देंगे जब लिखेंगे, अभी नहीं। देयर आर टोटल हाउ मेनी स्टेक होल्डर? 8 मतलब 8, ना 7 ना 9। तुमको 8 ठो स्टेक होल्डर का नाम लिखना पड़ेगा। सर स्टेक होल्डर होता क्या? सर हम लोगों को समझा देना। स्टेक होल्डर्स आर दोज हु आर हैविंग एनी काइंड ऑफ इंटरेस्ट इन द कंपनी। तुम्हारा जरा सा भी इंटरेस्ट है मेरे कंपनी में तो तुम मेरे क्या हो? स्टेक होल्डर। या फिर दूसरा तरीका समझाने का कि मेरा डिसीजन से अगर तुमको कोई भी फर्क पड़ता है तो मेरे क्या हो? स्टेक होल्डर। So stakeholders are those who are having any kind of interest in the company and are affected by company's decision and are affected by company's decision. The biggest stakeholder is our shareholder. खाली shareholder क्यों? And other investors, shareholders and shareholder लोग पैसा लगाया क्या? तो बैंक भी तो पैसा लगाया है। So has the bank, has shareholders invested the money? Have shareholders invested the money? So have the bank. So have the bank. मतलब बैंक भी पैसा लगाया है, डिबेंचर वाले लोग भी पैसा लगाया है, पब्लिक डिपॉजिट होल्डर लोग भी पैसा लगाया है, उन लोग सब मेरे क्या हैं? स्टेक होल्डर। तो स्टेक होल्डर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि सबसे बड़ा स्टेक होल्डर कौन है? शेयर होल्डर एंड अदर इन्वेस्टर्स। बट और भी स्टेक होल्डर्स हैं, क्योंकि जो भी मेरा डिसीजन से क्या होता है अफेक्ट, वो मेरा क्या है? क्या कंपटीटर मेरा डिसीजन से अफेक्ट होता है? वो भी मेरा क्या है? स्टेक होल्डर।
क्या कस्टमर मेरा डिसीजन अफेक्ट होगा? सप्लायर, उन लोग सब मेरा क्या है? स्टेक होल्डर। गवर्नमेंट, इंप्लॉय, सोसाइटी, ट्रेड यूनियन। कौन बताओ तो अगर तुम आंख मीचेगा ना, 7 नाम तो तुमको ऐसे ही दिखाई देगा रे बाबा। 7 जन तो तुमको ऐसे ही समझ में आ जाता है कि सबसे बड़ा स्टेक होल्डर कौन है? शेयर होल्डर है, अनदर इन्वेस्टर, कंपटीटर्स है, कस्टमर, कस्टमर से याद आ जाएगा सप्लायर, इंप्लॉय, गवर्नमेंट, सोसाइटी। ये सब याद थोड़ी ना करना है मेरे बच्चों, ये सब याद नहीं करना है, ये सब परवरिश में ही आप लोग सीख गए हैं। ये लोग सब मेरे क्या है? स्टेक होल्डर। और कौन? ट्रेड यूनियन। सर ट्रेड यूनियन क्या होता है? अरे इंप्लॉय लोग अपना यूनियन बना लेता है ना, कलेक्टिव बॉडी ऑफ द एम्प्लॉय इज नोन एज व्हाट? ट्रेड यूनियन। तो जिन लोग अपना यूनियन वगैरह बना लेते हैं उन लोग क्या हो जाता है? ट्रेड यूनियन। क्या इन लोग सब मेरे डिसीजन अफेक्ट होंगे? कंपनी का डिसीजन का कस्टमर लोग को भी अफेक्ट करता है, उन लोग का भी इंटरेस्ट है कंपनी के अंदर, तो इन लोग सब मेरे क्या है? तो इन्हीं के भलाई के लिए बोला गया कॉर्पोरेट गवर्नेंस होना चाहिए। कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब क्या होता है सर? यही डायरेक्टर्स लोग को इफेक्टिवली, एफिशिएंटली, ट्रांसपेरेंटली ऑपरेट करना पड़ेगा। जैसे मेरे कंपनी का कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है हम खुद बनाते हैं और फॉलो करते हैं, टॉप नॉच कॉर्पोरेट गवर्नेंस। जिस दिन आप लोग एडमिशन लिए होंगे, लाइफ सेंटर का बात हो रहा है, फ्रेंचाइजी स्टूडेंट्स अपने फ्रेंचाइजीज को कांटेक्ट करें। लाइव में जिस दिन मेरे बच्चे एडमिशन लिए होंगे उसी दिन आपको ब्राउचर मिला होगा, बैच का स्टार्टिंग डेट, बैच का एंडिंग डेट साफ साफ लिखा हुआ होगा। माय गॉड, कुछ छुपा हुआ नहीं रहता है। बैच स्टार्ट, बैच एंड साफ साफ लिखा हुआ रहेगा, और जो बैच का एंड डेट लिखा हुआ रहेगा उससे पहले ही होगा, उससे कभी बाद में नहीं होगा। नहीं समझा रहे बाबा? हम ये सब बेंचमार्क सेट करते हैं, नहीं तो लोग क्या है, अभी तक क्या होता था, लोग बोल देते थे इस तारीख तक खत्म होगा, जबकि खत्म ही नहीं होता। अभी भी ऐसा ही होता है, कभी खत्म ही नहीं होता है। बच्चे पढ़ेंगे कब घर में? आपको अपना एग्जाम के 2 महीना पहले या मैक्सिमम टू मैक्सिमम थ्योरी सब्जेक्ट्स का अगर बात करें, आपको एग्जाम के 2 महीना पहले कंप्लीट करना ही होगा। एग्जाम के कम से कम 2 महीना पहले। जो दोस्त तुम्हारा 2 महीना बाकी है फिर भी थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ने जा रहा है, ट्यूशन जा रहा है, मतलब समझो खेला खत्म है उसका। ट्यूशन आने जाने का भी तो टाइम जाता है। अभी क्या है, तुम 3 ट्यूशन करो या 4 ट्यूशन करो या 2 ट्यूशन करो, अभी पिंच नहीं होगा, क्योंकि अभी का टाइम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना लास्ट 2 महीना का टाइम रहेगा। तो इट्स बेटर कि अपना ट्यूशन सारा सल्टा दो। बुद्धि में जा रहा है हम क्या बोल रहे हैं? सर मेरा तो बहुत पहले हो जाएगा। जो डेट लिखा हुआ है, आप मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? आपका कॉन्ट्रैक्ट देखिए, आप एडमिशन लेने के पहले कॉन्ट्रैक्ट दिया गया होगा। सर हम लोग उतना पढ़ते नहीं थे लेकिन ब्राउचर में डेट तो देखे ही होंगे रे बाबा। माय गॉड, हाथ उठो, ऐसे ही सर्वे कर रहे हैं जो लोग ब्राउचर में डेट देखा था, स्टार्टिंग डेट और एंड डेट। देखे तो थे ना? हाँ, मतलब याद नहीं होगा, ऑब्वियस बात है, हम ही को याद नहीं होगा, हम जो लिखे थे कैलकुलेशन करके लिखा गया होगा। हाँ, लॉ में लिखा हुआ था 12 फरवरी, ऐसा ही कुछ था। क्या लगता है उसके पहले हो जाएगा? तो इसको बोलते कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इफेक्टिवली, एफिशिएंटली, ट्रांसपेरेंटली, कुछ छुपा छुपी नहीं, सब ट्रांसपेरेंट रखना है। समझ में आया? फॉर द बेनिफिट्स ऑफ स्टेक होल्डर्स। अब हम आप लोग से जो पूछ रहे हैं ध्यान से सुनिए, इज्जत से बताइएगा, हाँ सोच समझ कर बताइएगा, 5 मिनट बाद बता दीजिएगा। कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है ये एक पॉलिसी है कि लॉ है? हाँ, एक बार जोरदार तालियां हो जाए पहले मेरे बच्चों के लिए। आप लोग का फॉर्म जो है अच्छा होते जा रहा है, फॉर्म अच्छा होते जा रहा है, मतलब भली तुक्का में बोले हो, समझ करके बोले हो। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, गजब। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है? पॉलिसी है ये। तो नहीं समझा रहे बाबा? अब लोगों को रिक्वेस्ट करेंगे लोग मानेंगे? कंपनी को रिक्वेस्ट करेंगे मानेंगे? कंपनी अपना डायरेक्टर लोग को बोलो जवाबदेही हो, इन लोग के लिए अच्छा सोचो, इन लोग सब के लिए अच्छा सोचो, कंपनी मानेगा? तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज अ पॉलिसी। उसको इंप्लीमेंट करने के लिए क्या बनाना पड़ेगा? लॉ। और लॉ बनाया गया जिसका नाम रखा गया क्लॉज 49 ऑफ लिस्टिंग एग्रीमेंट। लॉ का नाम क्या रखा गया बताओ तो? क्लॉज 49 ऑफ लिस्टिंग एग्रीमेंट। लिस्टिंग एग्रीमेंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये खाली लिस्टेड कंपनी लोग को फॉलो करना पड़ेगा। हिंदुस्तान में कॉर्पोरेट गवर्नेंस खाली किसको फॉलो करना पड़ता है? लिस्टेड कंपनी को फॉलो करना कंपलसरी है, बाद बाकी लोग के लिए ऑप्शनल है।
मेरा कंपनी लिस्टेड है क्या अनलिस्टेड है? तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो करना कंपल्सरी है कि ऑप्शनल है? बट बात बाकी जो कौन है लिस्टेड, क्योंकि चीज समझो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर लोग तो लिस्टेड कंपनी में होगा रे बाबा, क्योंकि लिस्टेड कंपनी का तो शेयर स्टॉक मार्केट में बिकता है, तुम खरीद लिया बिना कंपनी के बारे में जाने, तुम खरीद लिया। मास पब्लिक किस कंपनी में रहता है? लिस्टेड कंपनी। तो लिस्टेड कंपनी के ऊपर कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंप्लीमेंट किया गया बाय मेकिंग अ लॉ। लॉ का नाम है क्लॉज 49 ऑफ लिस्टिंग एग्रीमेंट, क्लॉज नंबर 49 ऑफ लिस्टिंग एग्रीमेंट। अच्छा सोच करके बताओ, ये जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस पॉलिसी है ये पहले इंडिया में आया होगा कि यूएसए में? हाँ, क्योंकि स्कैंडल भी तो पहले वहीं हुआ था, हम लोग के यहां स्कैंडल हुआ नहीं था। स्कैंडल पहले वो कहां हुआ था? यूएसए में जब स्कैंडल्स हुआ एनरॉन, वर्ल्डकॉम, तो यूएसए गवर्नमेंट हिल करके रख गया, बोला इतना बड़ा स्कैंडल भी है, ऐसा भी हो सकता है, लोग इतना गिर सकते हैं, अकाउंट्स में भी फ्रॉड, झूठा झूठा अकाउंट्स लोग दिखाना चालू कर दिए। तो इट वाज द फर्स्ट टाइम कि अकाउंटिंग में फ्रॉड किया गया एनरॉन स्कैंडल ने। उसके बाद यूएस गवर्नमेंट तो चुप बैठने वाला था नहीं, वो तो कुछ होता है उसके ऊपर एक्शन ले लेता है। ऐसा तो नहीं है कि इंडिया वाला एटीट्यूड तो नहीं है कि चलता है, हम लोग के यहां पर आतंकवादी हमला होता है तो फिर अगला महीना होता है, हम लोग उस आतंकवादी हमला में बहुत रोते धोते हैं, कैंडल मार्च करते हैं, फिर अगला 1-2 महीना हो जाता है, फिर 6 महीना बाद हो जाता है। कभी पठानकोट, कभी उरी, कभी 26/11 होते ही रहता है। हम लोग सीखते नहीं, वी डू नॉट अंडरस्टैंड, वी रिएक्ट, वी जस्ट रिएक्ट। यूएसए में एक टेररिस्ट आतंकवादी हमला बता दो जो उन लोग का 9/11 के बाद हुआ था? नथिंग। 9/11 के बाद कोई तुम सुना है टेररिस्ट हमला? नहीं। सोचो, टेररिस्ट, फॉरेन कंट्री का टेररिस्ट आकर के, डोमेस्टिक वायलेंस तो कहीं पर भी हो सकता है, डोमेस्टिक डिसऑर्डर का बात नहीं हो रहा है, दूसरा देश का आदमी लोग आकर के कोई हमला कर सका यूएसए में? नहीं। क्यों? अनाप शनाप लॉ बना दिया, स्ट्रिक्ट बना दिया चीजों को। एनरॉन स्कैंडल, वर्ल्डकॉम स्कैंडल, उसके बाद वापस से कुछ अकाउंटिंग स्कैंडल सुना? नहीं। दे मेक अ लॉ, दे मेक अ स्ट्रिक्ट लॉ। कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो करने के लिए उन्होंने लॉ बनाया, लॉ का नाम रखा सॉक्स, नॉट दिस वन, दिस वन। विदेशी देश है, नाम भी वैसे ही रखता है इन लोग, सॉक्स। क्या नाम रखा? इसका फुल फॉर्म है सर्बेन्स ऑक्सली एक्ट। क्या नाम है बताओ तो? लेकिन प्यार से इसको लोग क्या बोलते हैं? सॉक्स। सर इसमें क्या था? इसमें यही था कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो करना मैंडेटरी हो गया कि ऑप्शनल हो गया? अब आपको तो पता है यूएसए में आ गया और वहां सक्सेसफुल हो गया, तो इंडिया में आना ही था। माय गॉड, इंडिया के दिग्गज हस्ती लोग, अरे गवर्नमेंट को इतना भी तो बुद्धि नहीं है कि कुछ अच्छा हो रहा है तो छाप लें, वो भी हम ही लोग को बताना पड़ता है। हम लोग को मतलब बात बाकी दिग्गज लोग को। कुमार मंगलम बिरला साहब, नाम ही नहीं सुना है? नारायण मूर्ति साहब सुना है क्या? मिस्टर कुमार मंगलम बिरला, मिस्टर, गवर्नमेंट इन लोग का कमिटी बनाया कि कैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस हम लोग लेकर के आए, तो इन लोग दोनों, कुमार मंगलम बिरला का कमिटी, नारायण मूर्ति का कमिटी, इन लोग सब यही बोला कि सर्बेन्स-ऑक्सली एक्ट इज द बेस्ट एक्ट गवर्निंग द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। हम लोग भी उसी को ले आते हैं। और व्हेन दे स्पीक, गवर्नमेंट एक्ट्स बाय मेकिंग एन एक्ट। इन लोग जब दिग्गज लोग बोलता है तो गवर्नमेंट सुनेगा कि नहीं सुनेगा? गवर्नमेंट के पास बुद्धि है, तो जब कोई बुद्धि इन लोग दे रहा है तो लेगा कि नहीं लेगा? अरे गवर्नमेंट तो खाली बैठा है। तो ऐसा दिग्गज हस्ती इंडिया इज बिकॉज ऑफ दिस पर्सनालिटी, दिस ग्रेट पर्सनालिटी, जैसे कुमार मंगलम बिरला। आज इंटरनेशनल डायस पर अगर इंडिया खड़ा है, इंटरनेशनल डायस पर, तो पॉलिटिशियन लोग के कारण खड़ा है क्या? एक बात बताइए तो, जो इंटरनेशनल डायस है हम लोग का, पॉलिटिशियन लोग क्या किया है बोलिए तो? कुछ नहीं, except Mr. Narendra Modi, who is touring various foreign countries and inviting those persons. But apart from that, what the hell the politicians have done? Nothing. So India is because of these great personalities, Mr. Kumar Mangalam Birla, Narayan Murthy, Tatas, Ambanis, because of them. तो इन लोग जब कुछ सजेशन देगा तो मानना ही होगा। तो इन लोग यही बोला कि यार हम लोग के हिंदुस्तान में कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्यों नहीं है? इन लोग इसलिए बोला कि अगर हम लोग के यहां पर गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो जाए
कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब ट्रांसपेरेंसी होगा क्या? डायरेक्टर लोग अकाउंटेबल रहेगा, जवाबदेही होगा। डायरेक्टर जो डिसीजन लेगा बताना पड़ेगा। नहीं समझा रहे बाबा? इससे क्या होगा? इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना चालू हो जाएगा। फॉरेन इन्वेस्टर लोग इंडियन कंपनी का शेयर क्यों नहीं खरीदता था? शक के कारण। आज अगर आप पैसा लगा रखे हैं किसी कंपनी में, अरबों रुपया आप लगा रखे हैं, क्या आप जानना चाहेंगे वो कंपनी क्या डिसीजन ले रहा है, क्या नहीं ले रहा है? आप अरबों रुपया लगा रखे हैं, तो फॉरेन इन्वेस्टर लोग अरबों रुपया लगाएगा क्यों भैया, जब उनको पता ही नहीं चल रहा है कि आपका कंपनी क्या डिसीजन ले रहा है, कोई जवाबदेही नहीं है आपका डायरेक्टर लोग का। तो ये चीज समझाया इन लोग गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट तुरंत इन लोग का बात माना और क्लॉज 49 जो है इंप्लीमेंट कर दिया। किसके ऊपर? लिस्टेड कंपनी। ऐसे भी फॉरेन इन्वेस्टर लोग कहां पैसा लगाने वाले? लिस्टेड कंपनी। और इससे सभी का बम बम हो गया, फॉरेन इन्वेस्टर लोग पैसा लगाना चालू कर दिया। बिकॉज उन लोग क्या बार बार आकर के इंडिया में देखेगा क्या कंपनी कैसा काम कर रहा है, कि खुद से कंपनी को बताना चाहिए कि क्या काम हो रहा है, डेडलाइंस वगैरह मीट हो रहा है ना, नहीं समझा रहे बाबा? डिसीजन लिया गया है तो डिसीजन बताओ क्या डिसीजन लिया गया है। इतना बड़ा क्लॉज 49 ऑफ लिस्टिंग एग्रीमेंट एक रेवोल्यूशन था। इसके बाद ही सारा विदेशी निवेशक लोग इंडिया में पैसा लगाना चालू किया, और इंडिया का काम, हर एक लिस्टेड कंपनी का जिन लोग में फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, शेयर का दाम बढ़ गया कि घट गया? क्योंकि सब लोग क्या करने लगा? डिमांड। अरे जब खरीदेगा तो दाम बढ़ता है कि घटता है? हाँ, जब लोग ज्यादा शेयर खरीदेंगे तो दाम बढ़ेगा, इसलिए दाम बढ़ने लगा। बुद्धि में नहीं जा रहा क्या बोला जा रहा है। और इतना सुपर्ब लिस्टिंग एग्रीमेंट है, बाप रे बाप, कि अभी हम पढ़ाएंगे क्लॉज 49 में क्या है। इंस्टीट्यूट की किताब में तो खाली पॉइंट्स लिखा हुआ है क्लॉज 49 का, कि 500 पॉइंट है। इंस्टीट्यूट की किताब में खाली 500 पॉइंट लिखा हुआ और कुछ नहीं। हम वो 500 पॉइंट को समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, और आप एग्जाम में विस्तार से लिखेंगे। तो क्लॉज 49 ऑफ व्हाट? लिस्टिंग एग्रीमेंट। सबके ऊपर एप्लीकेबल है कि लिस्टेड कंपनी? अच्छा, नारायण मूर्ति, कुमार मंगलम बिरला, ये सब एग्जाम में लिखना है क्या? ये हम बैकग्राउंड समझा रहे थे। अच्छा, मेरे मैट में भी 2-3 पन्ना ये सब भरा हुआ है, मेरा रिसर्च है, बट मेरा रिसर्च एग्जाम में आने वाला नहीं है। इंस्टीट्यूट के मैट में नहीं है ये सब, मेरा रिसर्च है। ये सब नारायण मूर्ति साहब, कुमार मंगलम बिरला साहब, नहीं समझा? इंस्टीट्यूट मैट में है 1-2 लाइन है, लेकिन मेरा रिसर्च आप देखेंगे 2-3 पन्ना का, लेकिन वो 2-3 पन्ना हम लोग पढ़ने वाले एग्जाम के बाद पढ़ लेना। ऐसे ही जब नानी वाड़ी जाओ छुट्टी में पढ़ लेना। ये पूरा बैकग्राउंड था कॉर्पोरेट गवर्नेंस का लास्ट टाइम। अब पढ़ाई से रिलेटेड बात करो, एग्जाम ओरिएंटेड बात करो। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है? हाँ, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए क्या लाएगा? हाँ, लॉ का नाम बताओ। एंड इट हैज बीन इन्फ्लुएंस्ड, इट इज इन्फ्लुएंस फ्रॉम सॉक्स, सर्वेंस-ऑक्सली एक्ट। अरवित्रोबद्धस है ना, वो पूरा का पूरा छापा हुआ है। कहां से छापा मारे रे? सॉक्स से छाप दिए रे। और क्लॉज 49 में भी बात लिखा हुआ है कि दिस इज इन्फ्लुएंस फ्रॉम सर्वेंस-ऑक्सली एक्ट। ये दूसरा तरीका होता है सोबर भाषा में बोलने का, छाप दिए। नहीं समझा रहे बाबा? इन्फ्लुएंस हुए हैं मतलब छापा मारे हैं। अब समझ रहे हैं? ध्यान से सुनिए। कॉर्पोरेट गवर्नेंस पॉलिसी है, इसका लॉ का नाम आप नहीं बताएंगे? अब सबके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर क्लॉज 49 ऑफ लिस्टिंग एग्रीमेंट में, सर क्लॉज 49 ऑफ लिस्टिंग एग्रीमेंट में ऐसा 5 क्या बात लिखा हुआ है जिससे कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो होने लगा? कंपनी अच्छे से चलने लगा कि खराब से? अच्छे से काम करेगा कि खराब से? तो सर क्लॉज 49 जो कि लॉ है, लॉ में ऐसा क्या बात लिखा हुआ है जिससे कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो होने लगा? 5 बात लिखा हुआ है। सबसे पहले बात लिखा हुआ है बीओडी कॉम्पोजिशन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कॉम्पोजिशन में यह बोला गया कि मिनिमम 50% ऑफ द टोटल डायरेक्टर्स मस्ट बी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। मिनिमम 50% ऑफ टोटल डायरेक्टर्स मस्ट बी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। मतलब अगर आपके यहां पर 9 डायरेक्टर है ना, 9 का 50% ठोकी है, 4.5। अरे यार टोटल डायरेक्टर 9 है, 9 का 50% ठोकी है, 4.5 क्या मिनिमम? तो आदमी काट करके ले आएंगे क्या आप? तो 4.5 मिनिमम है तो कितना हो गया? 5 ठो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रखना पड़ेगा आपका। एटलीस्ट 50% ऑफ द टोटल डायरेक्टर्स मस्ट बी व्हाट? नॉन एग्जीक्यूटिव। नॉन एग्जीक्यूटिव मतलब होल टाइम के पार्ट टाइम? पार्ट टाइम। सुन लो पहले, जिन लोगों को डायरेक्टर्स के बारे में नहीं पता, कंपनी में 2 किस्म के डायरेक्टर्स हो सकते हैं, एक तरफ एग्जीक्यूटिव और एक तरफ नॉन एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स मतलब होल टाइम वाला लोग हो गया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स मतलब क्या? होल टाइम डायरेक्टर्स हो गया, जिन लोग डे टू डे अफेयर्स को कंट्रोल करता है। हु मैनेज द डे टू डे, होल टाइम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स मैनेज द डे टू डे अफेयर्स।
और एक होता है नॉन एग्जीक्यूटिव। नॉन एग्जीक्यूटिव मतलब हो गया पार्ट टाइम। नॉन एग्जीक्यूटिव मतलब बताना क्या हो गया? जो लोग डे टू डे अफेयर्स को कंट्रोल नहीं करता, उन लोग खाली सजेशन देता है, कंपनी को सजेशन देता है ऐसा ऐसा काम करना चाहिए, और बोर्ड मीटिंग में आता है। उन लोग रोज रोज कंपनी में नहीं आएगा, उन लोग बोर्ड मीटिंग अटेंड करने आएगा, सजेशन देगा। सो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? होल टाइम कि पार्ट टाइम? एग्जीक्यूटिव वाला लोग क्या है? होल टाइम है। उन लोग होल टाइम डायरेक्टर है। उन लोग डे टू डे अफेयर्स को क्या करते हैं? कंट्रोल। एग्जैक्टली अगर बताएं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स में 3 जन आते हैं, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर। होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर। सर हम लोग को होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर के बारे में और भी जानना है सर। इन लोग कैसे अपॉइंट होते हैं, पूरा अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर सर हम लोग को बता दीजिए। इट इज गवर्न बाई सेक्शन 196 से 205, जो आपके सिलेबस में नहीं है। फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको सीएस का एक कोर्स है, वो ज्वाइन कर लेना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं? सर बता दीजिए ना सर। बता तो दें, पैसा का भी कोई बात नहीं है, बट 4 क्लास लगता है, तो एथिक्स छोड़ करके 4 क्लास इसमें चले, फिर 4 क्लास के बाद आएंगे इसको पढ़ाने। अब इसमें एक पॉइंट आया था एग्जीक्यूटिव, तो उसको अपने पढ़ा देते हैं 4 क्लास। फिर भी जो मेरे बच्चे ज्ञान के भूखे हैं, बाहर में वीडियो बैकअप शेड्यूल देख लेना, सीएस का बैच का लगा हुआ होगा। अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजरियल पर्सोनेल, बोलो हाँ, तो उसमें घुस करके कर लेना। हम ऐसे इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हो सकता है ये टॉपिक जो है ना, एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव, इन लोग का रेम्युनरेशन तुम्हारे अकाउंट्स में आएगा, अकाउंट्स में आएगा, कंपनी अकाउंट्स में आएगा, कंपनी अकाउंट्स में। तो उस समय जब टीचर लोग सिखा रहा होगा ना कंपनी अकाउंट्स में एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव का रेम्युनरेशन कितना होता है, तो जब एक बच्चा हाथ उठा करके बोलेगा ना कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कौन होता है सर, वो तो समझाइए, तो हो सकता है आपके अकाउंट्स के टीचर आपको बोल दे लॉ में समझ लेना, तो आप पलट करके बोल दीजिएगा सर लॉ में ये जो सेक्शन है ये 196 से 205 है, जो हम लोग के लॉ के सिलेबस में नहीं है। आप समझ रहे हैं? मतलब जर्सी का लॉ में समझ लेना। और फिर अगर नहीं समझाया गया लॉ में, तो आप तो सोचेंगे हे भगवान सर तो ये समझा ही नहीं, तो उस समय आपको हाथ उठा करके बोल देना है सर लॉ का सिलेबस 196 205 हम लोग के सिलेबस में नहीं है। तो आप कैसे बोल दिए इतना बड़ा कि लॉ में समझ लेना? आप समझ रहे हैं? ऐसा कोई बोलेगा अगर तो बोलना है, जर्सी का पीछे नहीं पड़ेगा। फिर भी एक बच्चा बोल रहा है हे प्रभु शॉर्ट में तो बता दो, शॉर्ट में बता दे रहे हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के अंदर 3 जन होते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के अंदर होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर। सर इन लोग का फंक्शन क्या होता है? होल टाइम डायरेक्टर का तो नाम से पता चल रहा है, होल टाइम वो डे टू डे क्या संभालने वाला है? अफेयर्स, रोजमर्रा का जो बात है वो होल टाइम डायरेक्टर संभालने वाला है। एमडी और मैनेजर का फंक्शन ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि एमडी और मैनेजर का फंक्शन ऑलमोस्ट, तो कंपनीज एक्ट बोलती है कि आप एमडी और मैनेजर दोनों साथ में रख नहीं सकते। अगर तुम एक एमडी रख लिया, अब मैनेजर रख नहीं सकता, तुम मैनेजर रख लिया तो एमडी नहीं रखने देंगे, बिकॉज बोथ फंक्शंस आर व्हाट सेम। तो नो कंपनी कैन हैव एमडी आल्सो मैनेजर आल्सो, आइदर एमडी और मैनेजर, दोनों में से कोई एक। और इन लोग होल टाइम डायरेक्टर से ज्यादा सुपीरियर रहता है कि कम सुपीरियर रहता है? कौन? एमडी मैनेजर। एमडी मैनेजर तो एक ही है, दोनों में से एक तो रखना है, और इन लोग के पास पावर होल टाइम डायरेक्टर से ज्यादा रहता है। अरे थ्रू विद दिस, और एक तरफ रहा चिल्लड़ लोग, नॉन एग्जीक्यूटिव। नॉन एग्जीक्यूटिव यानी क्या हो गया? पार्ट टाइम। इन लोग आएंगे सजेशन वगैरह दे करके चले जाएंगे और खाली बोर्ड मीटिंग अटेंड करने आते हैं। आर वी थ्रू विद दिस? अब क्लॉज 49 क्या बोलता है कि आपके कंपनी में एटलीस्ट 50%, एटलीस्ट मतलब कम से कम 50% ऑफ द टोटल डायरेक्टर्स नॉन एग्जीक्यूटिव होने चाहिए। नॉन एग्जीक्यूटिव यानी पार्ट टाइम। एटलीस्ट 50% ऑफ टोटल डायरेक्टर्स मस्ट बी नॉन एग्जीक्यूटिव। नॉन एग्जीक्यूटिव मतलब बताओ ना क्या है? पार्ट टाइम। पार्ट टाइम डायरेक्टर्स होने चाहिए कम से कम 50%। ले बेटा, ले बेटा, पार्ट टाइम होना चाहिए। अब एक बात आप सोच करके बताओ, ऐसा क्यों बोला गया? देखा गया जितना भी स्कैंडल हुआ था, एनरॉन, वर्ल्डकॉम में जो भी स्कैंडल्स हुआ था, सत्यम, ये सब स्कैंडल पार्ट टाइम वाला लोग किया था कि होल टाइम वाला लोग? जवाब दीजिए। होल टाइम वाला लोग किया था। तो इन लोग को चेक करने के लिए किसका होना जरूरी है? पार्ट टाइम। इसलिए कम से कम 50% ऑफ द टोटल डायरेक्टर्स नॉन एग्जीक्यूटिव यानी पार्ट टाइम रहेंगे, सो दैट दे कैन कीप एन आई ऑन होल टाइम डायरेक्टर्स। स्कैंडल कौन किया? हाँ, तो किसका होना ज्यादा जरूरी है? स्कैंडल अगर होल टाइम किया तो उन लोग का होना ज्यादा जरूरी है। स्कैंडल कौन किया? होल टाइम।
तो उन लोग को रोकने के लिए, स्कैंडल फ्यूचर में करने के लिए, फ्यूचर में उन लोग स्कैंडल ना कर दे, उन लोग को रोकने के लिए किसका होना जरूरी है? इसलिए ज्यादा हम लोग को पार्ट टाइम चाहिए। ज्यादा मतलब कम से कम 50%, कम से कम 50% पार्ट टाइम होना चाहिए। नहीं समझा रहे बाबा? मतलब एक कंपनी में होल टाइम ज्यादा रहेगा कि पार्ट टाइम? या तो बराबर रहेगा, या पार्ट टाइम अगर है तो ज्यादा रहेगा। पार्ट टाइम कम रह सकता है? नहीं रह सकता, because at least 50% of the total directors must be non-executive यानी part-time directors, so that they can keep an eye on full-time directors. Are we through with this? अब इसमें भी ये बोला गया कि अगर आपका कंपनी का जो चेयरमैन है, दो बातें होंगी, या तो चेयरमैन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर निकलेगा या फिर क्या निकलेगा? नॉन एग्जीक्यूटिव। अगर आप अपना चेयरमैन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को बना रखे हो, एग्जीक्यूटिव तो हम लोग के नजर में अच्छा है कि गंदा? फटाफट कंसंट्रेट करो, नहीं तो अभी उड़ने वाले हो 10 मिनट में। एग्जीक्यूटिव गंदा, नॉन एग्जीक्यूटिव अच्छा। अगर चेयरमैन क्या है? एग्जीक्यूटिव तो गंदा। तब ये बोला गया कि एटलीस्ट हाफ ऑफ टोटल डायरेक्टर्स मस्ट बी इंडिपेंडेंट। एटलीस्ट हाफ ऑफ टोटल डायरेक्टर्स मस्ट बी, आपका आधा ऑफ टोटल डायरेक्टर क्या होना चाहिए बताओ तो? इंडिपेंडेंट। हाफ मतलब क्या? वही 50% ऑफ द टोटल डायरेक्टर्स मस्ट बी इंडिपेंडेंट। लेकिन अगर चेयरमैन क्या है? अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है कि खराब है? अच्छा है। नॉन एग्जीक्यूटिव तो अच्छा इंसान है ना रे बाबा, तो नॉन एग्जीक्यूटिव मतलब अच्छा है। वाह, चेयरमैन तुमने एक नॉन एग्जीक्यूटिव को बना रखा, बहुत ही अच्छा बात है। तब आधा ही इंडिपेंडेंट नहीं चाहिए, 1/3 होने से चलेगा। 1/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट होने से चलेगा। आधा बड़ा होता है कि 1/3? जो 1/3 बोल रहा है ना, वो कभी प्रॉपर्टी का बंटवारा मत करवाना। तुम्हारे पापा तुमको बोलेंगे हम तुमको 1/2 देंगे, बोले नहीं हमको 1/20 दीजिए, हमको 1/2 नहीं, हमको 1/20 दीजिए। बोलेंगे तथास्तु, ले जा एक सोफा ले जा। आधा बड़ा होता है ना रे बाबा। तो अगर गंदा इंसान क्या है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इज अ चेयरमैन, तब इंडिपेंडेंट होना ज्यादा जरूरी है, आधा। लेकिन अगर चेयरमैन इज अ नॉन एग्जीक्यूटिव, यस 1/3 से कम चल जाएगा, 1/3 से कम चल जाएगा। सर ये इंडिपेंडेंट होता कौन है? सर इंडिपेंडेंट आखिर है कौन? बहुत अच्छा, एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव मतलब क्या? एग्जीक्यूटिव तो खराब डायरेक्टर है ना हम लोग के नजरों में। मतलब चांसेस ऑफ फ्रॉड क्या है? ज्यादा। अगर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो एग्जीक्यूटिव हम लोग क्या समझ रहे हैं? खराब। नॉन एग्जीक्यूटिव अच्छा। इंडिपेंडेंट होता बहुत अच्छा। एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव, इंडिपेंडेंट बहुत अच्छा। सुनो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का टेक्निकल डेफिनेशन क्या है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज सच अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सच अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो इस कंपनी का प्रमोटर नहीं है, इस कंपनी के साथ उसका मटेरियल रिलेशनशिप, पिक्यूनियरी रिलेशनशिप, पिक्यूनियर मतलब मटेरियल बिजनेस रिलेशनशिप, पहले भी बताया हुआ है। पिक्यूनियरी मतलब मटेरियल बिजनेस रिलेशनशिप इस कंपनी के साथ नहीं है। हिंदी में सुन लो, कोई व्यापार नहीं है कंपनी के साथ, कंपनी का प्रमोटर। अगर आप एक ऐसे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, आप ऐसे नॉन एग्जीक्यूटिव जो इस कंपनी के प्रमोटर भी नहीं है, धंधा पानी भी इस कंपनी के साथ आपका नहीं है, अगर आपका शेयर होल्डिंग है भी तो कोई बहुत ज्यादा नहीं है, लेस देन 2% शेयर होल्डिंग है। इफ यू आर हैविंग अ शेयर होल्डिंग इन माय कंपनी, इट इज लेस देन 2%। और पिछला 3 साल से तुम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं है, पिछला 3 साल से तुम गंदा डायरेक्टर नहीं है, यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं है पिछला कितना साल से? तो लास्ट 3 साल से क्या है वो? मुंडू तुम्हारा नॉन एग्जीक्यूटिव। ये बोला गया क्या नॉन एग्जीक्यूटिव है? बोला गया पिछला 3 साल से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं, अपना घर में था। राइट नाउ ही इज अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अभी वो मेरा कंपनी का क्या है? बट satisfying 4 conditions. He is such a non-executive director who satisfies 4 conditions. मेरा कंपनी का प्रमोटर नहीं है। ये एक ऐसा नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है जो ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। मेरा कंपनी का प्रमोटर नहीं है, बिजनेस रिलेशनशिप नहीं है, प्रमोटर नहीं है, बिजनेस रिलेशनशिप नहीं है, लेस देन 2% शेयर होल्डिंग है, पिछला 3 साल से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी नहीं है। ऐसा महान नॉन एग्जीक्यूटिव को हम लोग क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट। तब ये दर्जा हासिल कर लेगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा, ऑल नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आर इंडिपेंडेंट, ऑल नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आर इंडिपेंडेंट कि विद सैटिस्फाई सम कंडीशंस, प्रमोटर नहीं है। एक बात समझो ना, अगर ये इस कंपनी का क्या है? प्रमोटर, तब तो ये कंपनी इसी का बच्चा है ना, ये इंडिपेंडेंट रहेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा कि मोह माया में फंसा हुआ रहेगा। तो ये एक ऐसा
नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है जो इस कंपनी का प्रमोटर नहीं है, बिजनेस रिलेशनशिप नहीं है, शेयर होल्डिंग लेस देन 2% है, लास्ट 3 साल से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी नहीं है, ऐसा महान नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो ये सारा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, क्या बन जाता है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन जाता है। ऑल नॉन एग्जीक्यूटिव आर इंडिपेंडेंट? नो, बट ऑल इंडिपेंडेंट आर नॉन एग्जीक्यूटिव। माय गॉड, ऑल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आर नॉन एग्जीक्यूटिव? यस, बट ऑल नॉन एग्जीक्यूटिव्स आर नॉट इंडिपेंडेंट। याद रखने का तरीका, नॉन एग्जीक्यूटिव अच्छा कि बहुत अच्छा? नॉन एग्जीक्यूटिव गंदा, नॉन एग्जीक्यूटिव अच्छा, इंडिपेंडेंट। हर अच्छा इंसान क्या बहुत अच्छा होता है? बट हर बहुत अच्छा अच्छा तो होता ही है। नहीं समझा? हर इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव होता है, हर नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट नहीं होता। इसी बात पे डिस्लेक्सिया डांडिया डांस कर रहा है। संभालते जा रहे हैं। अब यहां पर आओ, मान लो मेरे यहां पर टोटल डायरेक्टर कितना है? एक बच्चा बोलेगा फिर ये क्या हुआ जो आप बोले थे, ये जो आप बोले थे आधा नॉन एटलीस्ट 50%, वो तो है, वो तो है, एटलीस्ट 50% ऑफ टोटल डायरेक्टर्स मस्ट बी। मेरे यहां पर टोटल डायरेक्टर कितना? 9 का 50% हो 4.5, मतलब क्या 5? तो 9 में कम से कम 5 क्या होंगे बताओ तो? नॉन पक्का? अब ये जो नॉन एग्जीक्यूटिव है ना 5, इनमें कितने इंडिपेंडेंट होंगे ये चेयरमैन के ऊपर निर्भर करता है। अगर तेरा कंपनी का चेयरमैन कौन है? पहले ये वाला, तेरा कंपनी का चेयरमैन क्या है? अच्छा है कि खराब है? अच्छा है क्या? नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन तो अच्छा ही है, तो 1/3 से कम चल जाएगा। 1/3 क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट। टोटल डायरेक्टर्स कितना है? कम ऑन 9, तो 1/3 ऑफ 9 बता दो, तब 3 इंडिपेंडेंट होने से चल जाएगा। एक बच्चा बोलेगा 5 नॉन एग्जीक्यूटिव 3 इंडिपेंडेंट। जो 5 तो नॉन एग्जीक्यूटिव रखना है ना रे बाबा, उस 5 नॉन एग्जीक्यूटिव में कम से कम 3 इंडिपेंडेंट होना चाहिए। पक्का? लेकिन अगर तुम्हारा चेयरमैन क्या है? एग्जीक्यूटिव। अच्छा कि गंदा? एग्जीक्यूटिव तो गंदा होता है ना, तो हाफ ऑफ टोटल एक्टर्स मतलब हाफ ऑफ 9 मतलब 4.5 मतलब 5 क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट। तो जो 5 तो नॉन एग्जीक्यूटिव रखना था ना, वो नॉन एग्जीक्यूटिव 5 का 5 क्या होना पड़ेगा? इंडिपेंडेंट। वंस मोर, जिन लोग ध्यान लगाया होगा उन लोग को मक्खन की तरह समझ में आ गया होगा, जिन लोग नहीं ध्यान लगाया कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एग्जाम में तुमको एग्जाम्पल सॉल्व तो करके दिखाना नहीं है। At least 50% of total directors must be. At least 50% of total directors must be non-executive director. Now, out of this non-executive director, how many will be independent or not? Depends on chairman. अगर chairman executive director है, तब तो half of total directors must be independent. इसका मत कर देना, 5 का half मत कर देना, total का ही half of total directors must be independent. chairman अगर non-executive है, yes, non-executive तो अच्छा होता है, non-executive अच्छा है, तो 1/3 of the total directors must be independent. All independent are non-executive. Yes, sir. But all non-executive are not independent. They must satisfy all the conditions. Are we through with this? Awesome. अब इंस्टीट्यूट किताब में लिख कर रखा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कॉम्पोजिशन, और बोला बच्चे हो समझ जाओ, खाली पॉइंट्स ही तो समझ जाओगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कॉम्पोजिशन जैसे इंस्टीट्यूट का बीओडी कॉम्पोजिशन मेरे बच्चे समझ जाएंगे, ओह समझ गए। At least 50% of the total directors has to be non-executive because the chances of fraud being committed by executive directors are more, so we need non-executive. At least 50%. Now, if the chairman is executive director, at least half of the total directors must be independent. But if the chairman is non-executive director, at least 1/3 of the total directors must be independent. Independent director is such a non-executive director which satisfies all the conditions. He has not been an executive director since the last 3 years. Shareholding is less than 2%. No business relationship with the company and is not a promoter of the company. All non-executive directors are not independent. All independent directors are non-executive. संभालते जा रहे हैं मेरे बच्चे? तो इंस्टीट्यूट बोला खाली ये पॉइंट समझ जाएगा। बीओडी का 2 मिनट का पॉइंट है, सब बहुत सिंपल है। अब यही हाथी था। क्लॉज 49 में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए सबसे पहला पॉइंट क्या गया? बीओडी कॉम्पोजिशन। कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो करना है क्या? एसी लगाना होगा, एसी बनाना होगा, लगाना होगा नहीं एसी बनाना होगा। एसी हम नहीं बताएंगे, ऑडिट कमिटी। वेरी गुड। नहीं तो क्या ये वाला एसी? हाँ, डायरेक्टर लोग पसीना से नहीं अच्छे से काम करेगा।
एसी लगाओ रे, मतलब एसी बनाओ रे, एसी लगाना है कि बनाना है? एसी का बताओ। ऑडिट कमिटी, नाम से पता लग रहा होगा ऑडिट कमिटी इज अ कमिटी ऑफ ऑडिटर। नो, जिन लोग दोनों ग्रुप दे रहे हैं उन लोग को पता है, बट कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो एक ही ग्रुप दे रहे हैं। हाथ उठाओ जो एक ही ग्रुप दे रहे हैं, ओनली ग्रुप 1, फुल हैंड। इट्स ओके, इट्स ओके, स्टेप बाय स्टेप, बेबी स्टेप। ये लोग एक ही ग्रुप करके दे रहे हैं, फुल हैंड, फुल हैंड, एक ग्रुप करके दे रहे हैं। वेरी गुड, ठीक है। तो ऑडिट कमेटी क्या होता है सुन लो। तुम लोग को नाम से लग रहा होगा ऑडिट कमेटी में पक्का ऑडिटर बैठता होगा। ऑडिटर लोग नहीं बैठता है। ऑडिट कमेटी इज अ टीम ऑफ डायरेक्टर्स whose duty, it's a committee, it's a team of directors, selected directors। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोग क्या करेगा, इसमें तो डायरेक्टर लोग है ही, कुछ डायरेक्टर लोग को ऑडिट कमेटी में बैठाएगा। मान लो हम लोग 9-10 डायरेक्टर हैं, उसमें से कुछ डायरेक्टर लोग हम लोग कहां बैठाएंगे बताओ तो? ऑडिट कमेटी। कम से कम 3 डायरेक्टर लोग का कमेटी होता है ये। इट्स अ कमेटी ऑफ एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स whose duty will be to recommend, whose duty will be to audit committee का duty is to recommend the name and remuneration of our auditor, the name and इन लोग अपॉइंट नहीं करेगा ऑडिटर को, इन लोग रेकमेंड करेगा कि ये इंसान हम लोग का ऑडिटर होना चाहिए, इस ऑडिटर का इतना रेमुनरेशन होना चाहिए, और फिर चेक भी करेगा कि जो ऑडिटर अपॉइंट हुआ वो इंडिपेंडेंट ऑडिट कर रहा है कि नहीं। सो ऑडिट कमिटी में ऑडिटर लोग बैठता है कि एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स, एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स। और इस कमिटी का काम ये रहेगा कि कंपनी को रेकमेंड करेगा, ये कमिटी कंपनी को रेकमेंड करेगा कि हमारा ऑडिटर कौन होना चाहिए, रेमुनरेशन कितना होना चाहिए, और फिर चेक भी करेगा कि इंडिपेंडेंट ऑडिट हो रहा है कि नहीं। क्योंकि ये कमिटी का सारा फंक्शंस रिलेटेड टू ऑडिट है, इसलिए इस कमिटी को संबोधित किया जाता है ऑडिट कमिटी के नाम से, ना कि इसमें ऑडिटर लोग को बैठा देते हैं। इट्स अ कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स who will recommend who should be our auditor, what should be the remuneration, and then check the independent audit. That is why this committee is known as what? Audit committee. अच्छा, ऑडिट कमेटी का जो चेयरमैन होता है ना, इस कमेटी का जो चेयरमैन, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है। कौन होता है बताओ तो? ठीक है सर, आप बहुत सिंपल है। सब्सिडरी कंपनीज रिजल्ट्स, बोलो मुंह खोल करके। क्लॉज 49 में लिखा हुआ है कि जो लिस्टेड कंपनी है, अरे यार ये सब किसके ऊपर एप्लीकेबल है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस सब लोग करता है कि लिस्टेड कंपनी फॉलो करता है? तो जो लिस्टेड कंपनी है वो खुद का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो भेजेगा ही, बट जब खुद का फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेज रहा होगा ना अपना शेयर होल्डर लोग को, कि स्टेक होल्डर लोग को, शेयर होल्डर लोग को, हर जगह स्टेक होल्डर मत लगाइए, नहीं समझा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टेक होल्डर लोग को भेज देंगे, एम्प्लॉय लोग को भी भेजेंगे। ये लोग इतना प्रॉफिट कमाए हैं, तुमको तो खाली इतना ही मिला। समझ रहे हैं? तो जब लिस्टेड कंपनी शेयरहोल्डर लोग अपना क्या भेजेगा? स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब मेरा खुद का स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मेरा खुद का। मेरा अगर कोई सब्सिडरी है ना, तो मेरे को सब्सिडरी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपना स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ पंच करके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बना करके भेजना पड़ेगा अपना स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ। अपना स्टैंड अलोन तो भेजेंगे ही, और अपना स्टैंड अलोन और सब्सिडरी का स्टैंड अलोन को पंच करके कंसोलिडेटेड, यानी हम 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेजेंगे, एक मेरा स्टैंड अलोन और एक सब्सिडरी का स्टैंड अलोन। नहीं, सब्सिडरी और मेरा दोनों पंच करके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम अपना शेयरहोल्डर को 2 चीज भेजेंगे, मेरा स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड मेरा स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और सब्सिडरी का पंच करके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अपना क्या भेजेंगे हम, और क्या भेजेंगे? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू माय शेयर होल्डर, ताकि उन लोगों को पता तो लगे कि जो हम सब्सिडरी में आप लोगों का करोड़ों अरबों रुपया फूके हैं, वो सब्सिडरी ठीक परफॉर्म कर रहा है कि नहीं। आज ये मेरा सब्सिडरी कंपनी ऐसी बन गया कि इसका 50% से ज्यादा शेयर खरीदे। सब्सिडरी कंपनी ऐसे ही बन गया, ये मेरा ऐसे बन गया, तुम मेरे ऐसे ही हो गए कि पैसा दिए तुमको, पैसा दिए हैं, अरबों रुपया इन्वेस्ट किया गया, तुम्हारा 50% से ये पैसा कहां से आया? आप लोग दिए थे ना। आप लोग जो अरबों रुपया दिए थे ना, उसमें से हम अरबों रुपया अपना सब्सिडरी, इसको अपना सब्सिडरी बनाने में लगा दिए। तो अब जाने तो सही कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहा है कि नहीं, कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है सब्सिडरी, बुद्धि में नहीं जा रहा है। तो मेरा स्टैंड अलोन एंड मेरा स्टैंड अलोन और सब्सिडरी का स्टैंड अलोन पंच करके तो 2 चीज बनेंगे, अपना स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सो दैट शेयरहोल्डर्स कैन नो द परफॉर्मेंस ऑफ सब्सिडरी।
कि द डिजायर्ड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज अवेलेबल और नॉट, क्योंकि तुम लोग का पैसा हम कहां लगाए हैं, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ रहा है कि नहीं, इसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी। क्या बोलते बताओ तो? रिस्क मैनेजमेंट करने बोला गया। बोला डायरेक्टर लोग अगर कोई रिस्क डिसीजन लेगा, कैलकुलेटेड रिस्क मस्ट बी टेकन कि नॉट कैलकुलेटेड? कैलकुलेटेड रिस्क मस्ट बी टेकन, मतलब हर एक रिस्क के डिसीजन का कोई बेसिस हो कि बस ऐसे ही ले लिया। आई एम द डायरेक्टर, आई एम द डायरेक्टर, आई डू व्हाट आई फील लाइक, आई डू व्हाट आई फील लाइक, आई टुक द रिस्क डिसीजन बिकॉज ऑफ माई गट फीलिंग, आई हैव द गट्स टू लिसन टू माई गट, आई हैव द गट्स टू लिसन टू माई गट फीलिंग, गट फीलिंग आया ले लिया डिसीजन। ऐसा ऐसा हाउ में डिसीजन ले लेंगे कि कोई बेसिस रहना पड़ेगा? तो रिस्क मैनेजमेंट में डायरेक्टर्स लोग को कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ेगा और रिस्क के डिसीजन का बेसिस बताना पड़ेगा कि नहीं बताना पड़ेगा। कंपनी में जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड उन लोग लिख करके देगा कंपनी को, कंपनी के शेयर होल्डर लोग को, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दिखा रहा है एंड इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है। सर ये काम तो ऑडिटर का है ना। अरे ऑडिटर अपना काम करेगा, पहले इन लोग को तो पकड़ो। बनाया कौन है? सीईओ, सीएफओ, इन्हीं लोग अकाउंट्स बना रहे हैं ना, तो लिख करके दे, साइन करके दे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या दिखा रहा है और इंटरनल कंट्रोल क्या है। नहीं समझा रहे बाबा, ताकि बाद में अगर कुछ घबलाबाजी हुआ तो इन लोग को पकड़ेंगे ना। क्या हुआ? तुम लोग तो गारंटी दिया था ना। हाँ तुम लोग दोनों गारंटी दिया था ना, लिख करके दिया था ना कि ट्रू एंड फेयर व्यू दिखा रहा है, इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है, तो फिर ये ऑडिट रिपोर्ट में ये सब ऑपोजिट क्यों लिखा हुआ है? नहीं समझा रहे बाबा, जवाब दो, मेक देम अकाउंटेबल। तो अकाउंटेबल करने के लिए इन लोग के बुलवाना तो पड़ेगा रे बाबा, नहीं तो इन लोग तो लास्ट में बोलेगा हम लोग बोले थे क्या ट्रू एंड फेयर दिखा रहा है। नहीं तो लिख करके दो कि ट्रू एंड फेयर दिखा रहा है। वंस मोर, क्लॉज 49 में कितना है पॉइंट्स? बीओडी का कंपोजिशन दबा करके लिख सकेंगे एकदम, एटलीस्ट 50% ऑफ द टोटल डायरेक्ट, at least 50% of total actors must be non-executive. If the chairman is executive, half independent. If the chairman is non-executive, 1/3 of total directors independent. AC बनाओ, AC बनाओ, इसका काम रहेगा रिकमेंड करना हमारा ऑडिटर कौन हो, रेम्युनरेशन क्या हो, इंडिपेंडेंट ऑडिट हो रहा है कि नहीं, सब्सिडरी कंपनी में अपना भी भेजेंगे और कंसोलिडेटेड। कैलकुलेटेड रिस्क सी और सीएफओ को लिख करके देना होगा। इन लोग लिख करके देगा क्या कि हम लोग इसको लिख करके देंगे? इन लोग लिख करके देगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर दिखा रहा है और इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है। अच्छा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कुछ फायदा होता है? अरे फायदा ही फायदा है। अरे राम, ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाता है, अरे अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाता है। किसका? डायरेक्टर्स का। ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाता है, अकाउंटेबिलिटी किसका बढ़ जाता है? डायरेक्टर्स का। शेयर होल्डर लोग प्रोटेक्टेड कि नॉट प्रोटेक्टेड? प्रोटेक्शन मिल जाता है ना। शेयर का दाम बढ़ जाता है कि घट जाता है? और जो गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो करेगा उसका ब्रांड इमेज बढ़ेगा, गुडविल बढ़ेगा। तो यार फायदा ही फायदा है यार, ये सब थोड़ी ना पढ़ाएंगे बेटा, इतना सिंपल है। ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी ऑफ द डायरेक्टर्स, प्रोटेक्शन ऑफ द वाई शेयर होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स फील प्रोटेक्टेड, मार्केट प्राइस बढ़ गया शेयर का, गुडविल बढ़ जाता है। आज हम आपको बता दें, जिस कंपनी का भारत में कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा है, फिरंगी लोग वहीं पैसा लगाता है। प्रॉफिट ऊपर नीचे उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, बट उन लोगों को डिस्क्लोजर चाहिए। क्या चाहिए? जो कर रहे हो डिस्क्लोज कर दो, बता दो, छुपा करके मत रखो। जिस कंपनी का गवर्नेंस इश्यूज है, फॉरेन इन्वेस्टर लोग उसका एक तो भी शेयर में हाथ नहीं लगाता जिसमें गवर्नेंस इश्यूज चलता है। समझ में आया? और जिसका कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रांग है, आंख बंद करके फिरंगी लोग वहीं पैसा लगाता है। बुद्धि में जा रहा है। एक बार कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो हुआ है, पहले उसको मार्क करते हैं। मार्क करने के पहले खाली एक लाइन सुन लीजिए। एक फेमस स्कॉलर था कार्ल मार्क्स, मार्क्सिज्म थ्योरी, ये सब कुछ ना कुछ सुना होगा बचपन में।
कार्ल पियर्सन दूसरा था रे बाबा, उस स्टैट्स में था। कार्ल मार्क्स दूसरा है। कोई भी हो, अपने को इसको पर्सनली जानना नहीं है। ये एक लाइन बोला था, इंस्टीट्यूट पागल हो गया उस लाइन के पीछे और तुम लोग को टॉर्चर करता है। बताओ क्या बोलना चाहता था, इस लाइन का मतलब समझाओ। ये तो बोलकर मर गया, इंस्टीट्यूट सुन लिया था और तुम लोग को टॉर्चर करता है। क्या बोलना चाहता था कार्ल मार्क्स, ये लाइन क्यों बोला? 2 मार्क के लिए आता है। अच्छा क्या लाइन बोला? ना सुर ना ताल, बस बोल दिया। कार्ल मार्क्स बोला बिजनेस इज ऑल ग्रीन। बोलो क्या बोला? बिजनेस इज ऑल ग्रीन। और दूसरा लाइन इससे भी घटिया बोला, ओनली फिलॉसफी इज ग्रे। समझ में नहीं आया होगा, तभी इंस्टीट्यूट देता है। क्या बोला बताओ? बिजनेस इज ऑल ग्रीन, ओनली फिलॉसफी इज ग्रे। ये सब बोलता था, लोग मार दिए उसको। अच्छा जोक्स अपार्ट, अब आपको इसके ऊपर 2 मार्क का कमेंट करने आएगा। अब आपको सीरियसली इसके ऊपर 2 मार्क का जो कमेंट है उसका आंसर सुनना होगा। At the time of Karl Marx, what Karl Marx observed that business was exploiting society just to earn and maximize profit. At the time of Karl Marx, business was only profit hungry. It only wanted to earn as much profit as it could, even if it comes at the exploitation of the people of society. So business was maximizing its profit. Business was happy, happy, green. Society was exploited, sad, sad, gray. Karl Marx has used 2 colors to symbolize 2 different emotions. Green color signifies a happiness, gray color signifies a sadness. बहुत डीप है, उतना भी डीप नहीं है। अपने बोलते ही हैं हरा भरा, हरा भरा हो, चलो हरा भरा हो, नहीं बोलते हैं क्या रे बाबा? मतलब क्या? ग्रीन, ग्रीनरी। हमको भी नहीं पता ग्रे हम लोग कब साइड में बोलते हैं। कार्ल मार्क्स से पूछा करके, जब दुखी हैं तो ग्रे कलर पहनते हैं। हाथ उठाओ यहां पर जिन लोग ग्रे पहन करके आए। ग्रे पीपल, फुल हैंड। दुख चला जाएगा। वो ग्रे नहीं है, वो ब्लू है। क्या? कहा? क्या? रहने दो, लास्ट बेंच में एक बच्चा पूरा खड़ा हो गया, दिखा रहे हैं। हमला नहीं। देखो क्या कर रहे हो दोस्त, कहां ग्रे है तुम? किस एंगल से ग्रे है? ये ग्रे है तुम्हारा? हाँ, ब्लू का भी ग्रे होता है, लाइट ब्लू है वो। कलर ब्लाइंड। या तो तुम यहां, हमको नहीं दिख रहा है तो हम, तुमको दिख रहा है तो तुम। अच्छा अब यहां पर देखो प्लीज, तो आप यहां पर ये लिखेंगे एट द टाइम ऑफ कार्ल मार्क्स observed that business was maximizing the profit, so it was happy. Happy मतलब green. And society was being exploited, society was sad, gray. लिख दिए। उसके बाद आप ये लिखेगा this comment does not hold good anymore in today's world. ये कार्ल मार्क्स के साथ चला गया। कार्ल मार्क्स के जमाने में होता होगा, हम लोग के जमाने में नहीं होता। In today's world, this comment does not hold good because of any business. If any business tries to exploit society, society will throw the business out of the market. Business cannot exploit society anymore. Society will throw the business out of the market. बुद्धि में जा रहा है मार्क? मतलब मैट में अपना नहीं। Corporate governance and corporate social responsibility. इंट्रोडक्शन को पढ़िए, पहला लाइन वही है कार्ल मार्क्स बाबा का। बिजनेस इज ऑल ग्रीन, ओनली फिलोसफी इज ग्रे। हाँ, बिजनेस इज ऑल ग्रीन, ओनली फिलोसफी इज ग्रे। व्हाट ही मेंट वाज who he what he meant was that business is all about profits and comfort for its rich owner. बोलता है business is all about profit and comforts for its
रिच ओनर्स एंड डिस्कम्फर्ट फॉर ऑल अदर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। खाली ओनर्स लोग के लिए कंफर्ट है, एंड डिस्कम्फर्ट फॉर ऑल अदर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हु आर एट द रिसीविंग एंड ऑफ द बिजनेस। एट द टाइम ऑफ कार्ल मार्क्स बिजनेस ऑब्जेक्टिव वाज मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। कार्ल मार्क्स के समय ऑब्जेक्टिव क्या था? मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। एंड सो बिजनेस वाज हैप्पी, हैप्पी मतलब green, whereas society was exploited, so it was sad, gray. However, this comment does not hold good in today's world, है ना? Because if business tries to exploit society, it will be driven out of the market. मक्खन की तरह समझ में आ गया है? Are we through with this? उसी के बाद नेक्स्ट लाइन में एक लाइन लिखना हम लिखवा रहे हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज अ कंसेप्ट। जहां भी जगह लिख देना बेटा, सोच मत कहां लिखें। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज अ कंसेप्ट which recognizes corporate governance is a concept which क्या लिखे हैं? Which recognizes that BOD should manage a company which recognizes that BOD should manage a company effectively, efficiently and transparently. Effectively, efficiently and transparently. For the benefits of stakeholders. BOD should manage the company effectively, efficiently and transparently for the benefits of stakeholders. अच्छा, उसके बाद एक बार खाली सीए वाला बच्चा लोग देखना ना, देखो तो हम 3 पन्ना में खाली डायग्राम और चार्ट बना रखे हैं। ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पूरा रिसर्च है जो एग्जाम में नहीं है, समझे? ये 3 पन्ना में लिख दो रिसर्च। अगर आपको कभी कॉलेज वगैरह में बोलना रहा तो ये स्लाइड शो प्रेजेंट कर देना, सब हक्का बक्का रह जाएगा। नीचे में लिख देना कट सी। यहां तक ठीक है? ये 3 पेज को स्किप करके आइए। द स्कैंडल्स लेड टू न्यूमरस कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिफॉर्म। और सीएमए वाले बच्चा का जो मैट है वो तो कंटिन्यू कर रहा होगा। रे बाबा, स्कैंडल दिखाई दिया ना रे बाबा? नहीं दिखा दिया तो हो जाएगा एक स्कैंडल, देखो ठीक से। ए बेटा, लेकर के और है इसको एक बच्चे। चलो हम बता दे रहे हैं, हम आईपीसी के मैट पे पेज नंबर 131 में है और सीएमए का मैट पे पेज नंबर 145। अर्शा ओके, पेज 131 या 145 में किसी में भी आ जाओ एक पन्ना में, चलो respectively. The scandals. Which scandals are they talking about? Enron, WorldCom. No, सत्यम नहीं, अमेरिका का बात हो रहा है अभी। Scandals like Enron and what? WorldCom. सर बताइए ना Enron, WorldCom क्या हुआ था? Contact the last class. The scandals led to numerous corporate governance reforms. बहुत सारा corporate governance reform हुआ स्कैंडल के बाद, including the passage of Sarbanes-Oxley Act. बस वहीं तक, Sarbanes-Oxley Act तक, including the passage of Sarbanes-Oxley Act, बस वहीं तक। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में आओ, नेक्स्ट पैरा में आ जा। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज अबाउट प्रमोटिंग, दिखाई दे रहा है? प्रमोटिंग कॉर्पोरेट क्या? फेयरनेस। ए वी शुड बी फेयर की अनफेयर? ट्रांसपेरेंसी एंड क्या बताओ तो अकाउंटेबिलिटी। वापस से पढ़ो। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज अबाउट प्रमोटिंग कॉर्पोरेट फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ किसका? हाँ, डायरेक्टर्स फॉर द बेनिफिट्स ऑफ स्टेक होल्डर्स। फिर नेक्स्ट लाइन, व्हाट आर द एरियाज वेयर कॉर्पोरेट गवर्नेंस फोकस? बोलता है कौन कौन सा एरिया में कॉर्पोरेट गवर्नेंस फोकस करता है।
या फिर यही क्वेश्चन दूसरा तरीके से आ सकता है, स्कोप ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, व्हाट आर द एरियाज वेयर कॉर्पोरेट गवर्नेंस फोकस, और डिस्कस द स्कोप ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। दिखाई दिया? तो सुन लो मेरे को, देखो इधर, कॉर्पोरेट गवर्नेंस 3 एरिया के ऊपर फोकस करता है। पावर गिवन टू मैनेजमेंट शुड बी ऑप्टिमम, पावर गिवन टू मैनेजमेंट शुड बी, बताइए, ज्यादा पावर देंगे मैनेजमेंट को तो क्या मिसयूज हो जाएगा? कम पावर देंगे तो वो डिसीजन नहीं ले सकेगा। मोर पावर विल बी misuse, less power will not allow the management to make decisions, so more power will be misused, less power will not allow the management to make decisions, so we should give optimum power to management। अब चीज समझो, बहुत सारा क्या होता है, बहुत बार बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट में। बीओडी अलग है, मैनेजमेंट अलग है। परचेस का जो मैनेजर है, सेल्स का जो मैनेजर है, अकाउंट्स का मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, परचेस मैनेजर, सेल्स मैनेजर, अकाउंट्स मैनेजर, ह्यूमन एचआर मैनेजर, नहीं समझा रहे बाबा, इन लोग क्या है? मैनेजमेंट। डायरेक्टर्स लोग अपॉइंट करता है मैनेजमेंट को। मुकेश अंबानी सुने ही नहीं है, नीता भाभी, अरे नीता अंबानी रे बाबा तो मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, इन लोग मैनेजमेंट है? इन लोग मैनेजमेंट है? नहीं जी, इन लोग मैनेजमेंट नहीं है, इन लोग डायरेक्टर है। मुकेश अंबानी परचेस संभालता है, सेल संभालता है, हाँ? जियो का वही फोन कर रहा होगा कि ले लीजिए, ना वो परचेस संभालता है ना वो सेल। अकाउंटिंग तो आता ही होगा, अकाउंटिंग, अकाउंट्स मैनेजर है? नहीं, वो मैनेजमेंट संभालता है बट मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं है। अब डायरेक्टर मुकेश अंबानी ने पावर किसको देना है? डायरेक्टर मुकेश अंबानी विल हैव टू गिव पावर टू, मोर पावर विल बी मिसयूज्ड। अगर अंबानी ज्यादा पावर दे देगा मैनेजमेंट को तो क्या हो जाएगा? मिसयूज। कम पावर देगा तो डिसीजन नहीं ले सकेगा, सो ऑप्टिमम पावर। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस बोलता है गिव ऑप्टिमम पावर टू योर मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट को पावर देकर के खुला छोड़ दो कि चेक करते रहो? कौन चेक करेगा? बीओडी। बीओडी should give optimum power to and should keep an eye that the power should not be misused and make the management accountable। very good। 3 चीज, give optimum power to management और फिर उसको चेक करते रहो and make them accountable। Discuss the scope of corporate governance को पढ़ो। Corporate governance arrangements are the key determinants of an organization's relationship with the world। बोलता है ऑर्गेनाइजेशन का रिश्ता, ऑर्गेनाइजेशन का रिश्ता वर्ल्ड के साथ कौन बनाता है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस। एंड इनकम्पास, इनकम्पास मतलब इंक्लूड्स। पॉइंट नंबर 1, द पावर गिवन टू मैनेजमेंट। पढ़ो द पावर गिवन टू मैनेजमेंट को। ऑप्टिमम पावर शुड बी गिवन टू मैनेजमेंट बिकॉज मोर पावर विल बी मिसयूज्ड एंड लेस पावर विल नॉट अलाउ, क्या बताओ तो? डिसीजन मेकिंग। पॉइंट नंबर 2, कंट्रोल ओवर मैनेजमेंट यूज ऑफ पावर। दिखाई दे रहा है? और कौन कंट्रोल करेगा मैनेजमेंट का पावर? वही देखो, थ्रू इंस्टीट्यूशन सच एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। पॉइंट नंबर 3, मैनेजमेंट अकाउंटेबिलिटी किसको होना चाहिए? स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स कौन होता है? पर्सन्स हैविंग इंटरेस्ट इन द कंपनी। नेक्स्ट हेडिंग, स्टेक होल्डर दिखाई दे रहा है? उसके बगल में लिखो स्टेक होल्डर्स को डैश दे करके। आर दोस पर्सन्स स्टेकहोल्डर्स में क्या लिखे हैं? आर दोस पर्सन्स who get influenced and affected by companies' decisions। are those persons who get influenced and affected by companies' decisions। get influenced and affected by companies' decisions, उन लोग को क्या बोलते हैं? अपने स्टेक होल्डर। बस वहीं तक। फिर लिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स में आ जाओ। है लिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स, एम्प्लॉइज, ट्रेड यूनियन, कस्टमर, शेयर होल्डर, इन्वेस्टर, सप्लायर, लोकल कम्युनिटी, गवर्नमेंट। सब दिखाई दिया क्या रे बाबा? कितना टो था? हाँ 8। जिन लोग का मैट में 8 है, मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। 8 है तो
जिन लोगों का साथ है, एक तो लिख लो खुद से, कंपेटिटर्स। कंपेटिटर्स भी तो होते हैं ना रे बाबा अपने स्टेक होल्डर्स, उन लोगों को भी तो फर्क पड़ता है हम लोग क्या कर रहे हैं उससे। कंपेटिटर्स, आर वी थ्रू विद दिस? फिर आइए नेक्स्ट हेडिंग ढूंढो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस मेजर्स। कॉर्पोरेट गवर्नेंस मेजर्स हेडिंग ढूंढो। नहीं मिल रहा? मिला क्या? पढ़ो कॉर्पोरेट गवर्नेंस मेजर्स के अंदर, हाउ डज क्लॉज 49 इंप्लीमेंट कॉर्पोरेट गवर्नेंस, है ना? हाउ डज क्लॉज 49 इंप्लीमेंट कॉर्पोरेट गवर्नेंस? पढ़ो। इंडियन कंपनीज, विच इंडियन कंपनीज? वेरी गुड। इंडियन कंपनीज के माथे पे लिख दीजिए लिस्टेड। Are required to comply with what? Are required to comply with clause 49 of listing agreement, primarily focusing on the following areas. Point number 1. Point 1 को पढ़ो, कितना तो पॉइंट था क्लॉज 49 में? अरे बेशर्मो, क्लॉज 49 में कितना तो पॉइंट था? 5। सबसे पहले बीओडी का कॉम्पोजिशन पढ़िए। पॉइंट नंबर 1, बोर्ड कॉम्पोजिशन एंड प्रोसीजर दिखाई दे रहा है क्या? बोर्ड कॉम्पोजिशन एंड प्रोसीजर, देखो क्या लिखा हुआ बोर्ड कॉम्पोजिशन एंड प्रोसीजर में? एटलीस्ट 50% ऑफ टोटल डायरेक्टर्स मस्ट बी, एटलीस्ट 50% ऑफ टोटल डायरेक्टर्स मस्ट बी नॉन एग्जीक्यूटिव। नॉन एग्जीक्यूटिव मतलब क्या? पार्ट टाइम। कंटिन्यू करके लिखो। If chairman is an executive director, if chairman is an executive director, then at least half of total directors must be independent. Then at least half of total directors must be independent. But if chairman is, हाँ जी बताइए, but if chairman is non-executive director, but if chairman is non-executive director, but if chairman is, तो ये तो अच्छा है ना, chairman non-executive है तो, then at least 1/3 of total directors must be independent. Then at least 1/3 of total directors must be independent. Then at least 1/3 of total directors must be independent. Full stop. Continue करके लिखो. An independent director is such a non-executive director. An independent director is such a non-executive director. Independent director is such a non-executive director who is not a promoter of the company. Who is not a promoter of the company, comma. लिखा हुआ is not a promoter of the company, comma. No pecuniary relation with the company. No pecuniary. P-E-C-U-N-I-A-R-Y. P-E-C-U-N-I-A-R-Y. Pecuniary. No pecuniary relation with company. देखा no pecuniary relation with company. Pecuniary को अंडरलाइन करके लिख दो. Material business relationship. Pecuniary मतलब material business relationship. Material मतलब important. ये भी नहीं आता तो और एक अंडरलाइन करके लिख दो. Material business relation. लिख दिया. Pecuniary मतलब material business relationship with the company, comma. Shareholding less than 2%. Shareholding is less than 2%.
शेयर होल्डिंग इज लेस देन 2%, comma, not an executive director since last 3 years, 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 full stop. लिख दिया, ब्रैकेट में भी लिख दे, ऑल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आर नॉन एग्जीक्यूटिव, ब्रैकेट करके लिख दीजिए, ऑल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आर नॉन एग्जीक्यूटिव बट ऑल नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आर नॉट इंडिपेंडेंट, ऑल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आर नॉन एग्जीक्यूटिव बट ऑल नॉन एग्जीक्यूटिव आर नॉट इंडिपेंडेंट, ब्रैकेट क्लोज. हाँ जी, ये क्लॉज 49 का पॉइंट नंबर 1 था ना, बोर्ड कॉम्पोजिशन. पॉइंट नंबर 2, ऑडिट कमेटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई दे रहा है क्या? पढ़ो पॉइंट नंबर 2 को, ऑडिट कमेटी रिस्पॉन्सिबिलिटी. इट्स अ कमिटी ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हु सॉल्व्स द ग्रीवेंसेस ऑफ ऑडिटर, दिखाई दे रहा है ना, हु सॉल्व द ग्रीवेंसेस ऑफ ऑडिटर. उसके बाद 3 वर्ड मिसप्रिंट है, एंड इट्स चेयरमैन मिसप्रिंट है, एंड इट्स चेयरमैन गिन करके 3 वर्ड काटना है, खुलासान की तरह पूरा लाइन के ऊपर मत चला देना कलम. वापस से पढ़ते हैं, ऑडिट कमेटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी. इट्स अ कमेटी ऑफ किसका? इट्स अ कमेटी ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हु सॉल्व द ग्रीवेंसेस ऑफ ऑडिटर, फुल स्टॉप. फुल स्टॉप लगाया. नेक्स्ट लाइन पढ़ो, चेयरमैन इज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. इस कमेटी का चेयरमैन कौन होगा? ऑडिट कमेटी का चेयरमैन कौन होता है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. पक्का? फुल स्टॉप. फिर वहीं पर कंटिन्यू करके लिखो, द मेन फंक्शन ऑफ एसी, the main function of AC is to recommend name and remuneration of auditor. The main function of AC is to recommend name and remuneration of auditor and to check that independent audit is carried out, and to check that independent audit is carried out. And to check that independent audit is carried out. Point number 3, subsidiary companies results should also be disclosed. बताए थे ना रे बाबा. पॉइंट नंबर 4, रिस्क मैनेजमेंट दिखाई दिया. रिस्क मैनेजमेंट के देखो ना, रिस्क मैनेजमेंट के लिए क्या लिखा हुआ है? रिस्क मैनेजमेंट के अंदर देखो क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेटेड रिस्क मस्ट बी टेकन. वो किसके लिए बोल रहा है? रिस्क मैनेजमेंट की कैलकुलेटेड रिस्क मस्ट बी टेकन. फिर नेक्स्ट पॉइंट, सीईओ ऑब्लिक सीएफओ का सर्टिफिकेशन. सर्टिफिकेशन अबाउट व्हाट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड इंटरनल कंट्रोल की दोनों ही सही है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फिर दिखा रहा हूं, इंटरनल कंट्रोल क्या है इसका, कौन लिख करके देगा? नेक्स्ट हेडिंग, बेनिफिट्स ऑफ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिखाई दे रहा है क्या? पढ़ाए थे ना रे बाबा. ट्रांसपेरेंसी, कम ऑन, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, प्रोटेक्शन ऑफ स्टेक होल्डर, मार्केट में शेयर का दाम बढ़ता है, गुडविल बढ़ता है. तो यहीं पर है बेनिफिट्स ऑफ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस. उसको लिख दो रीड. शुरू से लेकर के लास्ट तक ब्रैकेट लगा दो और लिख देना रीड. ये सब याद नहीं करना, एक बार रीड कर लेना. नेक्स्ट हेडिंग, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. Did you find corporate social responsibility? Corporate social, come on यार, corporate social responsibility मतलब कॉर्पोरेट का
social responsibility. It's the responsibility of company towards the society. Define CSR. Corporate social responsibility means responsibility of a company towards the people of society. पक्का? तो जहां CSR लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ना, उसके बगल में लिख दो, it is the responsibility of a company. It is the responsibility of company towards people of society. It is a responsibility of company towards people of society. अब सुनिए, अगला 5 मिनट के लिए सीएमए वाले बच्चे जो हैं सो जाएंगे क्यों? जो पढ़ाए हैं उसको रिवाइज करिए, डिस्टर्ब मत करिए। अगला 5 मिनट के लिए खाली सीए वाला बच्चा लोग सुनो और देखो साथ साथ। सीएसआर कैन मीन डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल। दिखाई दे रहा है क्या? देखो कितना सिंपल सिंपल बात लिखा हुआ है। बोला एक कंपनी सीएसआर करेगा, एक कंपनी क्या करेगा? देखो, एम्प्लॉय के प्रति तुम सीएसआर कब करोगे? जब तुम उसको क्या दोगे? फेयर वेजेस दे दो, नो डिस्क्रिमिनेशन, एक्सेप्टेबल वर्किंग कंडीशन। 1000 से भी ज्यादा बार पढ़ चुके होंगे। What is your CSR towards your employee? What is your, tell me your CSR towards your employee. मन से लिख सकेंगे। CSR towards employee means fair wages, good working condition, no harassment, no discrimination. शेयर होल्डर के लिए तुम लोग रीजनेबल और ट्रांसपेरेंट डिसीजन लोगे ना रे बाबा। शेयर होल्डर को गोला करो, ट्रांसपेरेंट डिसीजन को गोला करो। ट्रांसपेरेंट डिसीजन रिगार्डिंग द यूज ऑफ कैपिटल। तुम शेयर होल्डर का पैसा कहां लगा रहे हो उन लोग को बता दो। नेक्स्ट की, फॉर सप्लायर इट कैन मीन रिसीविंग द पेमेंट ऑन। तुम सप्लायर के साथ सीएसआर कब करेगा? जब तुम उसको टाइम पे पैसा देगा। कस्टमर को जब टाइम पर तुम डिलीवरी देगा। फॉर सप्लायर इट इज पेमेंट ऑन टाइम, फॉर सप्लायर इट इज, फॉर कस्टमर इट इज डिलीवरी ऑन टाइम। सप्लायर के लिए पेमेंट, कस्टमर के लिए डिलीवरी ऑन टाइम। लोकल कम्युनिटी के लिए पॉल्यूशन मत फैलाओ सोसाइटी में। देखो, लोकल कम्युनिटी एंड ऑथोरिटीज, इट कैन mean taking measures to protect the environment from pollution. Just try to protect the environment from pollution. बस वहीं तक मेरे बच्चों, एनजीओ का नहीं पढ़ना, बस वहीं तक। बताओ, जो ने पूछा बताओ, सीएसआर फॉर एम्प्लॉय विल मीन, एम्प्लॉय के लिए ये सब याद करना पड़ेगा क्या? पूरा एथिक्स में तो पढ़े हैं शुरू से। तो एम्प्लॉय के लिए फेयर वेजेस, गुड वर्किंग कंडीशन, नो डिस्क्रिमिनेशन, नो हैरेसमेंट। अच्छा, कस्टमर के लिए डिलीवरी ऑन टाइम, कस्टमर के लिए डिलीवरी ऑन टाइम, सप्लायर के लिए पेमेंट ऑन टाइम, शेयर होल्डर के लिए रीजनेबल एंड ट्रांसपेरेंट डिसीजन ऑन द यूज ऑफ कैपिटल, कम्युनिटी के लिए पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, रीटेक, कस्टमर के लिए डिलीवरी ऑन टाइम, सप्लायर के लिए पेमेंट ऑन टाइम, शेयर होल्डर के लिए ट्रांसपेरेंट रीजनेबल डिसीजन ऑन यूज ऑफ कैपिटल, सोसाइटी पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। एम्प्लॉय के लिए तो प्लीज हाँ। आर वी थ्रू विद दिस? कॉर्पोरेट सिटीजनशिप दिखाई दे रहा है क्या? कॉर्पोरेट सिटीजनशिप मतलब ऐसा कंपनी आपका ड्यूटी है कि नहीं है? बताइए तो। भले ही आप एक्चुअली सिटीजन नहीं है कंपनी लॉ मत घुसा देना है यहां पर। बोला कंपनी लॉ में तो हम लोग पढ़े थे, कंपनी इज नॉट अ सिटीजन। माय गॉड, यस इट इज नॉट अ सिटीजन, बट कॉर्पोरेट सिटीजन से फिर भी निभाओ। जैसे एक सिटीजन का ड्यूटी है अपने देश के प्रति, क्या कंपनी का ड्यूटी नहीं है अपने देश के प्रति? बोलो। कॉर्पोरेट सिटीजनशिप आप माना जाएगा निभा रहे हैं जब आप लॉ को फॉलो कर रहे हैं, एथिक्स को फॉलो कर रहे हैं। इफ अ कंपनी इज फॉलोइंग लॉ एंड इट इज फॉलोइंग कॉर्पोरेट सिटीजनशिप। देखिए, कॉर्पोरेट सिटीजनशिप डिनोट्स द एक्सटेंट टू विच बिजनेसेस मीट द extent to which businesses meet the legal, extent to which the businesses meet the legal, और बता ना, legal, ethical, economic and voluntary responsibility placed on them by their stakeholders. Benefits of good corporate citizenship include, अब इससे benefit क्या होगा? Stable socio-political legal environment for the business, बस वहीं तक। environment अच्छा बनेगा, environment मतलब सोसाइटी का environment अच्छा बनेगा, political environment अच्छा बनेगा। अगर एक corporate citizenship follow होगा तो सोसाइटी अच्छा होगा कि खराब होगा? बस वहीं तक। फिर नेक्स्ट की, improved employee recruitment, अंडरलाइन कर दो, improved employee recruitment। अगर आप एक अच्छा कॉर्पोरेट है
तो एम्प्लॉय आप ही को ज्वाइन करना चाहेंगे ना रे बाबा, कि सत्यम ज्वाइन करना चाहेंगे, कि किंगफिशर ज्वाइन करना चाहेंगे? नहीं ना। तो आपके यहां पर एम्प्लॉय लोग का रिक्रूटमेंट अच्छा होगा कि खराब होगा? सीएमए वाले बच्चे जाग जाए, नीट फॉर सीएसआर में आओ सब लोग। हे डिड यू फाइंड नीट फॉर सीएसआर? घुस करके पढ़ो। नीट फॉर सीएसआर में देखो चार्ट तो हेडिंग है कि कंपनी का इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है और क्या रहता है? लीगल, एथिकल, डिस्क्रिशनरी। कंपनी सोसाइटी का भला करेगा, कंपनी सोसाइटी का भला तभी कर सकेगा जब वो अपना इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है, एथिकल निभा रहा है, डिस्क्रिशनरी निभा रहा है। सोसाइटी तभी अच्छा बनेगा ना जब सोसाइटी का इकोनॉमी अच्छा है। जिस इकोनॉमी में रिसेशन हो, क्या वहां का सोसाइटी अच्छा बनेगा? क्या नहीं? आप समझ नहीं रहे हम क्या बोल रहे हैं। सोसाइटी में एकदम स्लो डाउन है, इकोनॉमी में स्लो डाउन है, तो क्या सोसाइटी वेलफेयर कर सकेगा? नहीं। इकोनॉमिक ग्रोथ इज इंपॉर्टेंट कि नॉट इंपॉर्टेंट? फॉर सोसाइटीज ग्रोथ इज इकोनॉमिक ग्रोथ रिक्वायर्ड। सोसाइटी विल ग्रो ओनली इफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो सीएसआर में सबसे पहला सोसाइटी के प्रति आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। और बताओ, लीगल, एथिकल, डिस्क्रिशनरी। जिनका मैट में ऑलरेडी इसके अंदर एक एक दो पॉइंट लिखा हुआ, मुबारक हो। जिनका नहीं लिखा हुआ लिखो अभी। इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई दे रहा है? इकोनॉमी तभी सुधरेगा जब हम लोग फेयर वेजेस देंगे कि अनफेयर वेजेस, तभी ना परचेसिंग पावर आएगा एम्प्लॉय लोग के पास। अब समझो, आप एम्प्लॉय लोग को अगर फेयर वेजेस नहीं दोगे, क्या उन लोग परचेसिंग पावर मांग सकेगा? विल दे कमांड द परचेसिंग पावर? नो। तो इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बिजनेस का ये है कि अपना एम्प्लॉय लोग को क्या दो? फेयर वेजेस। और कस्टमर लोग को महंगा माल बेचो कि रीजनेबल प्राइस। इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी में छोटा छोटा करके लिखो। पॉइंट नंबर ए, फेयर वेजेस। पॉइंट नंबर ए, फेयर वेजेस टू एम्प्लॉइज। पॉइंट नंबर ए, फेयर वेजेस टू एम्प्लॉइज। पॉइंट नंबर बी, वीडियो प्लीज कंसंट्रेट। हम देख रहे हैं आप कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं। पॉइंट नंबर बी, वीडियो ध्यान लगाइए आप लोग भी, नहीं तो वीडियो रूम में आ रहे हैं हम। पॉइंट नंबर ए, फेयर वेजेस टू एम्प्लॉइज। फेयर वेजेस टू एम्प्लॉइज के बाद पॉइंट नंबर बी, क्वालिटी गुड्स एट रीजनेबल प्राइस। क्वालिटी गुड्स एट रीजनेबल प्राइस। बताओ इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? कि फेयर वेजेस हो गए कि अनफेयर वेजेस, और रीजनेबल प्राइस। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरे बच्चे सोते सोते भी बोल देंगे, गवर्नमेंट का लॉ फॉलो करो और टैक्स दे दो। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी में पॉइंट नंबर ए में लिख दो, पेमेंट ऑफ टैक्सेस। पेमेंट ऑफ टैक्सेस, पेमेंट ऑफ टैक्सेस लिखा। फिर पॉइंट नंबर 2, फॉलो द लॉ। फॉलो द लॉ, पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड फॉलो द लॉ। एथिकल में आ जा। एथिकल बताना, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। ऑप्टिमम यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। ऑप्टिमम यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। ऑप्टिमम यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। फिलॉसफी, डिस्क्रिशनरी। पहले डिस्क्रिशनरी शब्द का मतलब क्या होता है? डिस्क्रिशनरी मतलब वॉलेंट्री। कौन बोला? बवाल। डिस्क्रिशनरी शब्द का मतलब होता है वॉलेंट्री। वॉलेंट्री मतलब तुमको कोई बोल नहीं रहे, बट खुद से तुम कुछ अच्छा काम कर रहे हो। आप समझ नहीं रहे? जैसे अगर मेरे पास मोनोपोली पोजीशन है, हमको उसको मिसयूज नहीं करना चाहिए। ये मेरा वॉलेंट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। अगर भगवान मेरे को इस लायक बनाया है कि हम सोसाइटी के ऊपर कोई इंफ्लुएंस करें, तो आई शुड ओनली टेक दोस डिसीजन व्हिच हैव अ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑन सोसाइटी। If the business commands a position in the society that business can influence the society, such influence should be a positive one कि negative one? आप समझ नहीं रहे क्या बोला जा रहा है? डिस्क्रिशनरी मतलब बिना बोले कुछ अच्छा काम करना। अगर हम मेरे पास क्या है, मोनोपोली, तो हम रीजनेबल प्राइस चार्ज कर लेंगे? नहीं,
वही तो नहीं करना इज डिस्क्रिशन रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप समझ नहीं रहे। मोनोपोली अपना मुंह मांगा प्राइस चार्ज कर तो सकता है, बट वही नहीं करना इज माई डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई हैड द पावर क्या, बट आई डिडंट मिसयूज इट। नहीं समझा रहे बाबा। डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में डैश करके लिख दो, टू नॉट टू मिसयूज monopoly position, to not to misuse monopoly position or any other power, to not to misuse monopoly position or any other power, to not to misuse monopoly position or any other power. Next heading, next question, what are the factors behind growth of CSR? दिखाई दे रहा है क्या? ये लास्ट क्वेश्चन आज का। मेरे को आपका 5 मिनट चाहिए, लेकिन 5 क्वालिटी मिनट्स। व्हाट आर द फैक्टर्स बिहाइंड ग्रोथ ऑफ सीएसआर? सुनिए ना, आप लोग इस बात को मानेंगे, आजकल सीएसआर बढ़ गया कि घट गया है? बढ़ गया है। आजकल हर कोई बोलता है सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हो, सोसाइटी के लिए। अरे पहले भी तो कंपनी लोग था, पहले भी तो सोसाइटी था, पहले भी कंपनी था, पहले भी सोसाइटी था। कोई ये क्वेश्चन तो नहीं पूछता था कि तुम सीएसआर कर रहे हो कि नहीं। अरे पहले भी कंपनी था, पहले भी सोसाइटी था। नोबडी यूज्ड टू आस्क द कंपनी व्हाट द कंपनी इज डूइंग फॉर सोसाइटी, but nowadays every people ask that what is the company doing for its society. तो ये बात तो आप लोग मानेंगे कि आजकल सीएसआर बढ़ गया है कि घट गया है? पहले तो लोग सीएसआर नहीं करते थे, लेकिन आजकल तो हर कोई सीएसआर करता है। बढ़ गया कि घट गया है? बोलिए। हम लोग पढ़ रहे हैं, आखिर कारण क्या है? आप लोग पूछे मेरे से, सर सीएसआर क्यों बढ़ गया? तब हम बताएंगे। क्या बेटा, क्या? हाँ बेटा, सीएसआर क्यों बढ़ गया? क्योंकि आजकल स्टेक होल्डर्स लोग एक्टिव हो गए हैं, जागरूक हो गए हैं। सारे के सारे स्टेक होल्डर्स एक्टिव हो गए हैं। दे आर अवेयर अबाउट देयर राइट्स। ईच एंड एवरी स्टेक होल्डर इज अवेयर अबाउट इट्स राइट्स। कस्टमर को उसका राइट्स पता है कि कंज्यूमर फोरम में चला जाएगा। पहले मीडिया नहीं था, आजकल मीडिया है। जब देखो रेडियो में ऐड सुनोगे, जागो ग्राहक जागो। नहीं समझा तो जाग गए हैं उन लोग। इंप्लॉय लोग को उन लोग का राइट पता है, ज्यादा 3-5 क्या विसल ब्लोअर बन जाएगा। शेयर होल्डर लोग को उन लोग का राइट पता है, डायरेक्टर लोग को दूध में से मक्खी की तरह निकाल करके बाहर फेंक सकता है, बाय सिंपली पासिंग ओआरएनजीएम। इंप्लॉय लोग का उन लोग का राइट सबसे ज्यादा पता है, कस्टमर को पता है, सोसाइटी को पता है। माय गॉड, तो पहले स्टेक होल्डर लोग उतने अवेयर, आजकल स्टेक होल्डर्स लोग ज्यादा अवेयर और एक्टिव हो गए हैं। ईच एंड एवरी स्टेक होल्डर इज अवेयर अबाउट द राइट्स। कस्टमर को उसका राइट पता है, इंप्लॉय को उसका राइट पता है, शेयर होल्डर को उसका राइट पता है, गवर्नमेंट को उसका राइट पता है, सबको सबका राइट। तो उन लोग मांगना चालू कर दिए अपना राइट, और कंपनी को राइट देना पड़ता है। और आप बोल रहे हैं सीएसआर हो रहा है। पहले इन लोग राइट्स, आजकल लोग अपना हक मांगने लगे हैं। तो कंपनी को हक देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? तो क्या फॉलो हो जा रहा है? सीएसआर। आप बोल रहे हैं सीएसआर क्यों बढ़ गया ना, अचानक से सीएसआर का इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ गया ना? बिकॉज स्टेक होल्डर्स हैव बिकम एक्टिव, दे डिमांड देयर राइट्स एंड कंपनी विल हैव टू गिव देयर राइट्स। क्या पूछे आप लोग? सीएसआर क्यों? दूसरा रीजन ये है, प्रोलिफरेशन ऑफ कोड्स एंड कंडक्ट। प्रोलिफरेशन ऑफ कोड्स एंड कंडक्ट। प्रोलिफरेशन मतलब एस्टैब्लिशमेंट, प्रोलिफरेशन मतलब, सुनो इधर देखो, कहां चले गए? प्रोलिफरेशन मतलब बताओ, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द कोड्स एंड कंडक्ट। एक सेक्शन बना दिया गया अकेला सीएसआर के ऊपर, 135 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, सेक्शन नंबर 135 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। पहले सेक्शन 135 नहीं हुआ करता था, कंपनीज एक्ट 2013 पहले नहीं था, इसलिए तो सीएसआर के ऊपर कोई सेक्शन नहीं था। आज गवर्नमेंट एक सेक्शन ले आया आजकल, सेक्शन नंबर 135, और सेक्शन 135 में साफ साफ लिखा हुआ है कि जिस कंपनी का एनुअल टर्नओवर मिनिमम 1000 करोड़ हो, या फिर चलो एनुअल टर्नओवर 1000 करोड़ नहीं, अगर नेटवर्थ 500 करोड़ है मिनिमम, या वो भी नहीं है तो कम से कम नेट प्रॉफिट 5 करोड़ है मिनिमम, एनुअल टर्नओवर 1000 करोड़ मिनिमम, या फिर नेटवर्थ 500 करोड़, या नेट प्रॉफिट मिनिमम 5 करोड़, तो उसको 2% सीएसआर करना पड़ेगा ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स। पिछले 3 साल का नेट प्रॉफिट का एवरेज निकालो, लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर का नेट प्रॉफिट का जो एवरेज आया उसका 2% सोसाइटी को खर्च करना पड़ेगा। अब बोलते हैं सीएसआर क्यों बढ़ गया? क्योंकि मैंडेटरी हो गया, करना ही पड़ेगा, इसलिए बढ़ गया। पहले कोई एक्ट में सीएसआर नहीं लिखा हुआ था तो नहीं होता था, अभी एक्ट में लिखा हुआ है कि आपको 2% अपना खर्चा करना पड़ेगा, तो करना पड़ेगा, सारे कंपनी को करना पड़ेगा। अच्छा 2% ऑफ व्हाट? एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर, सारे कंपनी को करना पड़ेगा।
कि 3 प्रकार की कंपनी, जिसका एनुअल टर्नओवर मिनिमम 1000 करोड़ है, नेटवर्थ मिनिमम 500 करोड़ है, नेट प्रॉफिट मिनिमम 5 करोड़ है। नहीं समझा रहे बाबा? उन लोगों को सीएसआर करना पड़ेगा। कितना परसेंट? मिनिमम 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स। तो करना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी हम लोग को सीएसआर के ऊपर खर्चा करना पड़ेगा, सोसाइटी के ऊपर खर्चा दिखाना पड़ेगा, इसलिए सीएसआर बढ़ गया। आजकल इन्वेस्टर का भी प्रेशर आने लगा है, क्योंकि इन्वेस्टर को भी पता है कि अगर आप सोसाइटी के लिए काम, सोसाइटी विल थ्रो द बिजनेस आउट ऑफ द मार्केट। तो इन्वेस्टर लोग ही रिक्वेस्ट करता है सीएसआर फॉलो कर लो, नहीं तो लोग निकाल देगा। नहीं समझा रहे बाबा? इन्वेस्टर का क्या है? क्योंकि इन्वेस्टर लोग भी पता है सीएसआर नहीं फॉलो किया, बिजनेस विल बीपीएल, थ्रो द बिजनेस आउट ऑफ द मार्केट। तो इसलिए इन्वेस्टर लोग बोलता है चुपचाप क्या फॉलो करो। और देखा गया जो कंपनी सीएसआर फॉलो करता है उसका ब्रांड इमेज और गुडविल अच्छा होता है कि खराब होता है? तो मार्केट में शेयर का दाम ऊपर है। जैसे आईटीसी बनाता तंबाकू है लेकिन फिर भी सीएसआर तो करता ही है, बच्चा लोग का एजुकेशन वगैरह के ऊपर 25 पैसा देता है एक एक कॉपी के ऊपर। आप अगर क्लासमेट का नोटबुक यूज करते हैं तो 25 पैसा करीब बच्चा लोग को एक एक कॉपी के ऊपर 25 पैसा देता है वो। हाँ, 1 रुपया जो बोल रहे, यही फर्क है मेरे में और आप में। आप पूरा प्रोविजन नहीं पढ़ते हैं और एज अ लॉ टीचर हम एक एक वर्ड को माइक्रोस्कोप से पढ़ते हैं। आप पढ़िए, जहां 1 रुपया लिखा हुआ होगा ना, वहां लिखा होगा चार्टो कॉपी। कभी अगर 1 रुपया दिखाई देगा ना क्लासमेट का कॉपी में, वो तुमको बेवकूफ बनाने के लिए दिखाता है 1 रुपया। वहां 4 कॉपीज भी लिखा हुआ होगा। देख, दिखाई दिया 4? हाँ, तो 25 पैसा हो गया। बुद्धि में जा रहा है? एक बात बताइए, सीएसआर फॉलो करने से क्या ब्रांड इमेज बढ़ता है? आजकल कंपनी लोग को पता है, इसलिए सीएसआर फॉलो करता है। और ट्रांसपेरेंसी बहुत बढ़ गया है। बोलो, पहले एनुअल रिपोर्ट जाता था, अभी भी एनुअल रिपोर्ट जाता है। जब साल खत्म होता है तो क्या जाता है? एनुअल रिटर्न अलग है एनुअल रिपोर्ट अलग है। मत बोलना एनुअल रिटर्न में तो हम लोग सीएसआर के बारे में पढ़े नहीं थे, क्योंकि अभी हम एनुअल रिटर्न के बारे में नहीं पढ़ा रहे हैं। एनुअल रिपोर्ट दोनों अलग है। एनुअल रिपोर्ट साल खत्म होने के बाद बना करके हम लोग को किसको जमा करना पड़ता है? आरओसी। पहले एनुअल रिपोर्ट में सीएसआर का कॉलम नहीं हुआ करता था, आजकल एनुअल रिपोर्ट में सीएसआर का कॉलम भी होता है कि बताइए आपने सोसाइटी के ऊपर इस साल कितना खर्च किया। अब वहां 0 लिखेंगे तो क्या इज्जत रहेगा क्या कंपनी का? पहले सोसाइटी वाला लोग जो है ना, दे विल ओपन द शूज एंड बीट द कंपनी। अब वहां पर मेरे को सीएसआर 1 रुपया करने का मन नहीं है, 1 रुपया, बट वहां क्या 0 लिखे? कहां पर? एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट में एक कॉलम है, तो वहां कुछ तो लिखना होगा। नहीं समझा? तो वहां लिखने के लिए कुछ करना भी होगा। और अब उससे सीएसआर बढ़ क्यों गया? क्योंकि लिखना होता है कितना खर्चा किया। नहीं समझा? इट इज एज गुड एज कि तुम किसी के शादी में जा रहा है, तुमको लिफाफा देना है, तुम्हारा मन नहीं है, और सामने वाला हिसाब रख रहा है कौन दिया कौन नहीं दिया तब तो देना होगा ना। तो वैसे यहां पर गवर्नमेंट हिसाब रखता है कि आपने खर्चा किया कि नहीं किया, तब देना होता है। नहीं तो एनुअल रिपोर्ट में 0 लिख दें, इज्जत रहेगा क्या? देखो, अच्छा आपका क्या विचार है? सीएसआर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ, हम सीएसआर के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम गवर्नमेंट का बुद्धि के खिलाफ जरूर है। हम लोग टैक्स किस लिए देते हैं रे? सोसाइटी का डेवलपमेंट के लिए ना। टैक्स तो सोसाइटी का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए दिया जाता है। टैक्स का यही डेफिनेशन है, फॉर सोसाइटीज डेवलपमेंट बट नॉट फॉर डायरेक्ट बेनिफिट। माय गॉड, डैश गवर्नमेंट, तुम मेरे से 30% इनकम टैक्स ले रहा है, 15% सर्विस टैक्स ले रहा है, 45% तो तुम ऐसे ही खा जा रहा है, 45%, और ऊपर से सेस वगैरह अलग है, प्रोफेशनल टैक्स अलग है। मिला मुलूकर का 50% राउंड ऑफ कर दो। 50% टैक्स हम दे रहे हैं, वो क्या करे? बोलो देखिए मुझे वो सब तो हम लोग खा पी करके कर देते, प्लीज सोसाइटी के पास पहुंचता ही नहीं है। आप लोग जो रुपया देते हैं वो तो हमें ही लोग, तो गवर्नमेंट वाला मुझे एक काम करिए ना, हम लोग को मत दीजिए आप, हम लोग को जो दे रहे हैं वो तो दीजिए। अब आप जो हम लोग को दे रहे हैं वो तो सोसाइटी के पास पहुंच नहीं रहा है, तो सोसाइटी का डेवलपमेंट कैसे करें? एक काम करिए, आप ही कर दीजिए, हम लोग को देंगे, हम लोग खा पी करके कर देंगे। तो आप सोसाइटी के ऊपर ही खर्चा कर दीजिए, 2% करिएगा, ज्यादा नहीं, जो 2% है वो आप सोसाइटी के ऊपर खर्चा कर दीजिए।
नाइंसाफी ये नहीं है, नाइंसाफी ये है जो अभी हम बोलने वाले हैं। कंपनीज एक्ट का सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है 2% करो नहीं तो जेल। 2% कर दिए, अब इनकम टैक्स बोलता है क्यों किया, हम लोग बोले थे डिसअलाउड, बोलता हम लोग नहीं, इसको खर्चा नहीं मानेंगे, हम लोग टैक्स पूरा लेंगे। हम बोला देखिए हम जो 100 करोड़ कमाए उसमें हम 2 करोड़ खर्चा किए सोसाइटी को। बोला नहीं, कौन बोला, हम लोग आपका दूसरा कंपनीज एक्ट, बोला वो अलग है, हम लोग का इनकम टैक्स एक्ट अलग है। इनकम टैक्स में आपको बोला था खर्चा करने, हम लोग इनकम टैक्स में तो सीएसआर के ऊपर कोई प्रोविजन नहीं है। बोला हम लोग इसको ऐड बैक करेंगे, डिसअलाउ। नाइंसाफी इसको बोलते हैं कि एक एक्ट में तुम लिख रहे हो करो नहीं तो जेल, और दूसरा एक्ट इनकम टैक्स एक्ट बोलता है क्यों किया, डिडक्शन नहीं मिलेगा, एप्रोप्रिएशन मान लिया जाएगा। समझ में आया? और इसको ऐड बैक करके तुमसे टैक्स लेंगे। नहीं समझा रहे बाबा, नाइंसाफी ये है। चलो 2% तक तो फिर भी पच जाए, ऐड बैक करके टैक्स लेना इज नाइंसाफी। यार कम से कम टैक्स बेनिफिट तो दे दो। चलिए, टैक्स के टीचर लोग पढ़ाए होंगे जो पढ़ा रहे होंगे कि 3 कंपनी को खाली सीएसआर करना पड़ता है, 1000 करोड़ वाला, 500 करोड़ वाला, 5 करोड़ वाला। नहीं सर हम लोग इतना डिटेल में नहीं पढ़े, हम लोग खाली ऐड बैक कर देते थे। ठीक है, टैक्स में खाली वही सीखना था। बट कितना बड़ा नाइंसाफी है, 2 अलग अलग एक्ट पीछे छोड़ दिए और दोनों कुछ ना कुछ अलग ही बोल रहे हैं। मतलब एक तरफ को एक तरफ खाई, मरना ही है। अच्छा ये व्हाट आर द फैक्टर्स बिहाइंड द ग्रोथ ऑफ सीएसआर दिखाई दे रहा है। बॉयज एंड गर्ल्स, पिन ऑफ साइलेंस, आई वुड अप्रिशिएट इट, थैंक यू। फर्स्ट टिकी, nowadays society is more what aware about it, right? कब से ऐड दिखाता था, जागो ग्राहक, 10 लोग जाग गए और अपना क्या मांग रहे हैं, हक, साड़ा हक। समझ में आया? इंक्रीज स्टेक होल्डर एक्टिविज्म, इसको ब्रैकेट में हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, इंक्रीज स्टेक होल्डर एक्टिविज्म। स्टेक कर दे उसको, स्टेक होल्डर एक्टिविज्म, इंक्रीज स्टेक होल्डर एक्टिविज्म। कहां पर सर? कुछ नहीं रहे, तेरे को नहीं बोल रहे हैं, तुम इग्नोर कर, चिल मार, तेरे सिलेबस कम हो गया। इंक्रीज स्टेक होल्डर एक्टिविज्म, शेयर होल्डर को स्टेक होल्डर किया क्या। पॉइंट नंबर 2, प्रोलिफरेशन ऑफ कोर्ट्स, बस वहीं तक मार्क करो, प्रोलिफरेशन ऑफ कोर्ट्स। प्रोलिफरेशन के माथे पे क्या लिखेगा, एस्टैब्लिशमेंट। प्रोलिफरेशन के माथे पे लिख दीजिए एस्टैब्लिशमेंट ऑफ व्हाट, कोर्ट्स। अच्छा उसके ब्रैकेट का पोर्शन देखो ना, एज पर कंपनीज दिखाई दे रहा है क्या, बिल को काट करके एक्ट लिख दो और 2011 को कर दो 2013, एज पर कंपनीज एक्ट 2013। सिलेक्टेड कंपनीज मस्ट स्पेंड कितना परसेंट, 2% नेट प्रॉफिट फॉर सोसाइटी। वहीं पर लिखना ना, थोड़ा छोटा छोटा करके बगल में नोट दे करके लिख दो, एज पर सेक्शन 135 as per section 135 of Companies Act 2013, as per section 135 of Companies Act 2013, companies having annual turnover ऑफ मिनिमम 1000 करोड़, 100 करोड़ तो बेटा सभी का रहता है, मतलब ज्यादातर रहता है। कंपनीज हैविंग एनुअल टर्नओवर ऑफ मिनिमम 1000 करोड़ और नेटवर्थ मिनिमम 500 करोड़, और नेटवर्थ मिनिमम 500 करोड़। नेटवर्थ समझ में आता है, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स। नेटवर्थ मिनिमम 500 करोड़, उतना भी नहीं है क्या, तो चल नेट प्रॉफिट तो होगा तेरा 5 करोड़ और नेट प्रॉफिट मिनिमम 5 करोड़। ये तीनों कंडीशन अट्रैक्ट होना चाहिए कि कोई भी एक, कोई भी एक, या तो टर्नओवर 1000 करोड़ है मिनिमम, या नेटवर्थ मिनिमम 500 करोड़, या नेट प्रॉफिट मिनिमम 5 करोड़। देन they will have to spend, then they will have to spend on CSR, then they will have to spend on CSR, then they will have to spend on CSR 2% of average net profit, of average net profit of last 3 years.
2% of average net profit of last 3 years. नेक्स्ट की अकाउंटेबिलिटी थ्रू आउट द वैल्यू चेन. अकाउंटेबिलिटी मतलब कंपनी को जवाबदेही बना दिया गया है थ्रू आउट द वैल्यू चेन. मतलब कस्टमर, सप्लायर, एम्प्लॉय सब जवाब मांग सकता है क्या? मतलब कंपनी इज अकाउंटेबल टू वन पर्सन कि कस्टमर ऑल्सो, सप्लायर ऑल्सो, एम्प्लॉय ऑल्सो, सोसाइटी ऑल्सो, गवर्नमेंट ऑल्सो. कंपनी इज अकाउंटेबल थ्रू आउट द वैल्यू चेन. अकाउंटेबिलिटी थ्रू आउट द वैल्यू चेन में डैश करके लिख दे. Company is accountable to all the stakeholders. Company is accountable to all the stakeholders. समझ में आया? stakeholders में कौन कौन आता है? एम्प्लॉय एटसेट्रा. नेक्स्ट टिक ट्रांसपेरेंसी एंड रिपोर्टिंग दिखाई दे रहा है क्या? उसमें ऐसे करके लिख दो. nowadays companies have to report CSR expenditure. Nowadays companies have to report CSR expenditure in their annual report. Nowadays companies have to report CSR expenditure in their annual report. Nowadays companies have to report their annual expenditure. CSR expenditure in their annual report. CSR के ऊपर कितना खर्चा हुआ ये बताओ, कहां पर बताओ? एनुअल रिपोर्ट. फिर नेक्स्ट है ग्रोइंग इन्वेस्टर प्रेशर एंड मार्केट बेस्ड इंसेंटिव. आजकल इन्वेस्टरों का प्रेशर क्या है ज्यादा कि क्या फॉलो करो? एंड मार्केट बेस्ड इंसेंटिव मतलब CSR फॉलो करने से मार्केट बेस्ड इंसेंटिव क्या मिलता है कि शेयर का दाम बढ़ता है. इन्वेस्टर का प्रेशर है और शेयर का दाम, इसलिए लोग क्या फॉलो करते हैं? CSR. क्या आज के लिए इतना ही रहेगा क्या? चैप्टर खत्म हो गया कि बाकी है? नेक्स्ट क्लास आप लोग पढ़ करके आइएगा. आज के लिए इतना ही. थैंक यू, बाय बाय.